जैसे ही मैं अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हाथ में लेता हूँ, वैसे ही मेरे आसपास की पूरी दुनिया जैसे टूटती हुई फील होती है, जिस पर मुझे पता चलता है कि मेरी शादी कब की हो चुकी है और मुझे इसकी खबर तक नहीं थी। इसके बाद डिवोर्स की बात को सुलझाने के लिए मैं सीधे बॉर्डर वाले मिलिट्री एरिया तक पहुंच जाता हूँ। तभी वहां खड़े खड़े मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड होता हूँ और तभी एक ठंडी लेकिन साफ आवाज सुनाई देती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जिस पर मैं सामने देखता हूँ तो एक बेहद पावरफुल ऑनरा वाली वुमन अभी अभी गाड़ी से नीचे उतरती है, जिसे देखकर मैं जवाब देता हूँ, मैं सोंग तन्ह हुआन को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप लोग उसे जानते हैं? यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि सोंग थान हुआन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक फेमस फीमेल कमांडर होती है और वो इस वक्त उसी लड़के के सामने खड़ी रहती है, जिस पर सोंग थान हुआन की आंखों में हल्की सरप्राइज दिखाई देती है। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से वो कॉन्फिडेंटली सोचती है कि इतने हैंडसम आदमी को अगर उसने कभी देखा होता तो वो कभी भूलती नहीं, लेकिन उसे उसकी कोई याद नहीं आती। फिर वो शांत आवाज में पूछती है, तुम सोंग ताना हुआन को क्यों ढूंढ रहे हो? जिस पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ी यही मेरी नाम की वाइफ है, और मैं सीधे बोल देता हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, उससे कुछ पर्सनल बात करनी है। यह सुनते ही आसपास के लोग तुरंत भड़क जाते हैं, अरे लड़के, उम्र तो तेरी कम लगती है लेकिन बातें बड़ी अजीब कर रहा है। सोंग थान हुआन का कोई हस्बैंड नहीं है, आखिर तुम हो कौन? जिस पर सोंग थान हुआन भी मुझे सस्पिशियस नजरों से देखने लगती है। वैसे भी मैं 4 घंटे तक डेजर्ट में पैदल चलकर यहाँ पहुंचा था। मैं पहले से ही इरिटेटेड था, ऊपर से इन लोगों का एटीट्यूड देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर मैं चिढ़कर बोलता हूँ, कॉमरेड, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि सोंग तन्ह हुआन का हस्बैंड नहीं है? बस उसे यहाँ बुलाइए और मेरे सामने बात क्लियर कर लीजिए। मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मैं कोई फ्रॉड हूँ। यहाँ तक आने में मेरी हालत खराब हो गई है, सच में। यहाँ आकर तो मैंने खुद ही मुसीबत मोल ले ली। जिस पर एक सैनिक तुरंत बोल पड़ता है, कॉमरेड, आपके सामने जो खड़ी हैं वही हमारी कमांडर हैं और वही सोंग थान हुआन भी हैं। यह सुनते ही मैं पूरी तरह स्टैंड रह जाता हूँ, जिसे देखकर मेरे अंदर का सोशल एंजाइटी फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग भी काफी शॉक्ड रहते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि कमांडर पहले से शादीशुदा है। दरअसल जब सोंग थान हुआन को प्रमोशन मिलने वाला था, तब ऊपर से नोटिस आया था कि मैरिड लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उनका मानना था कि शादीशुदा औरतों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट ज्यादा होती है। उसी दौरान मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मेरी शादी मेरे दादाजी के लाइफ सेवर के पोते से हो जाए। हालांकि मैंने सुना था कि वो गांव का एक साधारण फार्मर है, लेकिन जब मैंने उसकी फोटो देखी तो वो काफी हैंडसम और डिसेंट दिखाई दिया। ऊपर से वो उस इंसान का पोता था जिसने मेरे दादाजी की जान बचाई थी, इसलिए मुझे भी ये रिश्ता बुरा नहीं लगा। लेकिन तभी मुझे मिशन पर जाना पड़ा और इसी तरह 2 साल निकल गए। मैं अपने रजिस्टर्ड हस्बैंड से कभी मिल ही नहीं पाई। इसके बाद जब सब कुछ स्टेबल हुआ तो मैंने सोचा कि शायद अब उससे कांटेक्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वो मिलिट्री लाइफ के साथ एडजस्ट होना चाहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इंक्वायरी शुरू की, एक शॉकिंग खबर सामने आ गई। यूनत बाच नाम का आदमी अफेयर कर चुका था। यह बात सुनकर मुझे काफी धक्का लगा। ऊपर से मिलिट्री मैरिज को तोड़ क्राइम माना जाता है। शुरुआत में तो मैंने फैसला कर लिया था कि उसे सजा दिलवाऊंगी, लेकिन तभी खबर आती है कि वो आदमी अपनी लवर के साथ सुसाइड कर चुका है, जिस पर सोंग फैमिली काफी सोच विचार के बाद मामला आगे नहीं बढ़ाती। हालांकि वो औरत बच जाती है और अभी तक जेल में बंद रहती है। यह पूरा मामला पूरे मिलिट्री एरिया में फैल चुका था, क्योंकि एक बार लीडरशिप ने सोंग थान हुआन से उसके फैमिली लाइफ के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था कि वो चाहे तो अपने हस्बैंड को कुछ समय यहाँ बुला सकती है ताकि दोनों का रिलेशनशिप मजबूत हो सके, जिस पर मजबूर होकर सोंग थान हुआन ने सच बता दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वहां से गुजर रहे एक मिलिट्री फैमिली मेंबर ने सारी बातें सुन ली और वो इंसान काफी गॉसिप करने वाला निकला। इसके बाद पूरे कैंप में यह खबर फैल गई और अब अचानक एक हैंडसम लड़का सामने आकर खुद को कमांडर का हस्बैंड बता रहा था, जिस पर बाकी सैनिकों को यह सब काफी स्ट्रेंज लगने लगता है। फिर सोंग थान हुआन अपनी सोच से बाहर आती है और सीधे बोलती है, मैं ही सोंग थान हुआन हूँ और मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, तुम आखिर हो कौन? जिस पर मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे कोई क्रिमिनल समझा जा रहा हो। फिर मैं बोलता हूँ, क्या आपको फैमिली की तरफ से भेजी गई लेटर नहीं मिली? यह सुनकर सोंग थान हुआन थोड़ा सोचती है। सच में पिछले कुछ समय से उसे कोई लेटर नहीं मिला था। तभी एक सैनिक बोलता है, कमांडर, सोंग फैमिली वाला स्टाफ बीमार है, वो अभी घर पर पड़ा है। यह जगह काफी रिमोट है, इसलिए रिप्लेसमेंट भी नहीं मिला। उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली हुई है, शायद कुछ दिन बाद लेटर पहुंचे। इसके बाद वही सैनिक मेरी तरफ देखकर पूछता है, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, कुछ दिन पहले मैं अपने घर की लेटर चेक करने गया था, साथ ही सोचा था कि शायद जल्दी छुट्टी मिल जाए। तभी मैंने उन्हें बीमार हालत में देखा। घर में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ दवाइयां खरीद दी। फिर सोंग थान हुआन बोलती है, ठीक है, मुझे लेटर नहीं मिली, लेकिन ये तो एक्सप्लेन करो कि तुम खुद को मेरा हस्बैंड क्यों कह रहे हो? जिस पर मैं शांत होकर बोलता हूँ, मेरा नाम डू थान है, मैं डू विलेज ल्यू थान काउंटी से हूँ। असल में आपका हस्बैंड विलेज चीफ का बेटा होना चाहिए था, लेकिन उसकी मौत हो गई। तभी मैरिज सर्टिफिकेट निकालते वक्त पता चला कि उस सर्टिफिकेट पर रजिस्टर्ड नाम मेरा था। इसके बाद मैं पूरी बात समझाता हूँ।
बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 2 साल पहले वो नहद बाच ने आपके साथ शादी रजिस्टर करवाई थी, लेकिन हाउस होल्ड रजिस्टर में उसने मेरी पेज भेज दी थी। उस समय काउंटी में नए हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, इसलिए पूरे गांव के लोग अपनी फैमिली रजिस्टर विलेज चीफ के घर छोड़ देते थे। वूनेट बक आपसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उसने चुपके से मेरी रजिस्ट्रेशन पेज भेज दी। उस वक्त मैं कैपिटल सिटी में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। मुझे इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मेरे फैमिली वालों ने भी ठीक से डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए। इसी कंफ्यूजन में हमारी शादी हो गई। फिर मैं सीधा बोलता हूँ, अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं होता। आप एक रिस्पेक्टेड कमांडर हैं, जाहिर है आप अरेंज्ड मैरिज नहीं चाहेंगी और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ, इसलिए मैं यहाँ डिवोर्स की बात करने आया हूँ। लेकिन दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि हम रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करें। मेरा फैमिली भी डिवोर्स के खिलाफ है, इसलिए मैंने फिलहाल हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए था। असल में मैं आपसे कोऑपरेशन की बात करने आया हूँ। मैं यहाँ 1 महीने रुकूंगा। आप मुझे इग्नोर कर सकती हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। 1 महीने बाद हम दोनों घर पर कॉल करके कह देंगे कि हमारी पर्सनालिटीज मैच नहीं करती और हम साथ नहीं रह सकते। तब डिवोर्स आसानी से हो जाएगा। जिस पर सोंग थान हुआन उसके कॉन्फिडेंट तरीके को देखकर थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। सामने खड़ा यह आदमी काफी काम और क्लासी ऑरा रखता है। फिर मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी सारी परेशानियां और उस चीटिंग करने वाले वो नहद बाज को याद करके सोंग थान हुआन के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद वो बोलती है, ठीक है फिलहाल तुम यहीं रुक जाओ, मैं वापस जाकर डिवोर्स रिपोर्ट लिख देती हूँ। जिस पर मैं हल्की स्माइल के साथ जवाब देता हूँ, धन्यवाद, इस महीने आपको परेशानी दूंगा, बस कहीं रहने की जगह मिल जाए तो काफी है। क्या मिलिट्री एरिया में डॉर्मेटरी या कोई खाली कमरा है? अगर नहीं तो मैं 1 महीना और मैनेज कर लूंगा। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। सामने खड़ा यह आदमी सच में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और सबसे शॉकिंग बात यह रहती है कि डू थान के हाथों में बिल्कुल भी मेहनत के निशान या छाले नहीं दिखाई देते। जिस पर सोंग थान हुआन मन ही मन सोचती है कि भले ही डू थान किसी दूर दराज गांव से आया हो, लेकिन उसके फैमिली कंडीशंस जरूर अच्छे रहे होंगे। कम से कम उसे बचपन से काफी अच्छे से पाला गया था, नहीं तो उसके हाथ इतने साफ और मुलायम कभी नहीं होते। उनमें मेहनत के कोई निशान तक नहीं दिखाई देते। इसके बाद सोंग थान हुआन बोलती है, चलो अब मैं तुम्हें मिलिट्री एरिया लेकर चलती हूँ और रहने की जगह अरेंज कर देती हूँ। जिस पर मुझे अचानक याद आता है और मैं बोलता हूँ, वैसे बस से उतरने के बाद मेरा सूटकेस रास्ते में कहीं खो गया। अगर आपको समय मिले तो उसे ढूंढने में मदद कर दीजिएगा। सच कहें तो इतनी दूर सिर्फ एक बैकपैक लेकर आना काफी अजीब लगता, तो असल में मेरा लग्जरी रास्ते में ही छूट गया था। यह सुनते ही सोंग तान हुआन तुरंत तालुआंग से कहती है, तुम पेट्रोल रूट वाले रास्ते पर गाड़ी लेकर जाओ, जहाँ डेजर्ट के अंदर बस रुकती है वहां तक चेक करो, अगर कोई सूटकेस मिले तो उसे वापस ले आना। जिस पर तालुआंग कमांडर की मिलिट्री जीप लेकर सीधे डेजर्ट की तरफ निकल जाता है। वहीं सोंग दान हुआन मुझे साथ लेकर मिलिट्री एरिया की तरफ जाने लगती है। दरअसल तान होई मिलिट्री जोन एक बॉर्डर डेजर्ट एरिया होता है। वहां पहुंचने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार ट्रैवल करते करते पूरी तरह थक चुका था। जिस पर जैसे ही मैं पैसेंजर सीट पर बैठता हूँ मेरा पूरा शरीर रिलैक्स होने लगता है। फिर सोंग तान हुआन बोलती है, शायद तुम बस से गलत जगह उतर गए थे, क्योंकि उस जगह से यहाँ आने के लिए पूरा डेजर्ट क्रॉस करना पड़ता है, तभी बॉर्डर चेक पॉइंट मिलता है। लेकिन कुछ मिनट गुजरने के बाद भी उसे मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जिस पर वो पलट कर देखती है और पाती है कि मैं सिर एक तरफ झुकाकर गहरी नींद में सो चुका हूँ। यह देखकर सोंग तान हुआन कुछ नहीं बोलती, लेकिन अनजाने में गाड़ी की स्पीड धीमी कर देती है। इसके बाद जीप डेजर्ट रोड पर आगे बढ़ती रहती है। वहीं दूसरी तरफ तालुआंग को मेरा लगजेज भी मिल जाता है। जैसे ही वो मिलिट्री एरिया लौटता है वैसे ही आज देखी सुनी सारी बातें अपने साथी सैनिकों को बताने लगता है और फिर यह खबर आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही देर में पूरे कैंप को पता चल जाता है कि कमांडर का हस्बैंड यहाँ डिवोर्स लेने आया है। ये गॉसिप तो पुराने चीटिंग वाले मामले से भी ज्यादा वायरल हो जाती है। शाम के 6 बजते ही दिन का 30 डिग्री टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि अभी समर सीजन चल रहा था। यहाँ का मौसम सच में बेहद हार्श और अनप्रेडिक्टेबल था। लोगों को लगातार कपड़े बदलने पड़ते थे, जिस पर आमतौर पर फैमिली मेंबर्स जो यहाँ रहने आते वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते। इसके बाद सोंग तान हुआन मिलिट्री एरिया पहुंचकर गाड़ी रोकती है, लेकिन मैं अभी भी नहीं जागता। जिस पर वो मुझे देखते हुए मन में सोचती है, ये यहाँ पूरा 1 महीना रहेगा, पता नहीं यहाँ की कंडीशंस झेल पाएगा भी या नहीं। तभी एक सैनिक लड़की दौड़ते हुए आती है और बोलती है, कमांडर आप इतनी देर से क्यों आई? मैंने ब्रदर इन लॉ का कमरा साफ कर दिया है, उनका लगजेज भी वहां रख दिया। लेकिन जैसे ही वो पास आती है उसे पता चलता है कि मैं तो गहरी नींद में हूँ। जिस पर मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। क्या हम मिलिट्री एरिया पहुंच गए? फिर वो लड़की बोलती है, अभी अंदर तक पैदल जाने में भी 10 मिनट लगेंगे, ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। यह सुनकर मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये टेम्परेरी वाइफ इतनी केयरिंग निकलेगी। वो मेरे लिए जैकेट तक लेकर आई थी। जिस पर मैं मुस्कुराकर बोलता हूँ, थैंक्स सिस्टर इन लॉ, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। वो तुरंत शर्माते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, गलती से आपकी नींद खराब कर दी।
जिस पर मैं जवाब देता हूँ, नहीं बस मैं बहुत ज्यादा थक गया था। थोड़ी देर आंख लग गई। वैसे मैंने सुना कि लगेज मिल गया। हाँ, वो कमरे में रखा है। मैंने आपके रहने का इंतजाम भी कर दिया। स्टाफ क्वार्टर्स में एक खाली रूम था। फिलहाल आप वहीं रह सकते हैं। अगर पसंद ना आए तो कल दूसरा कमरा बदलवा देंगे। यह सुनकर मैं तुरंत बोलता हूँ, बहुत धन्यवाद, सच में तुम्हें तकलीफ दी मैंने। इसके बाद सोंगथान हुआन लड़की से चाबी लेती है और कहती है, ठीक है, अब तुम अपना काम करो। जिस पर वो जवाब देती है, जी कन्ना, जी कमांडर, मैं चलती हूँ। उधर मैं चलते चलते मन ही मन सोचने लगता हूँ, इस पैरेलल वर्ल्ड में आए हुए मुझे काफी समय हो चुका था। कभी कभी तो मैं अपने पुराने मॉडर्न वर्ल्ड को ही भूल जाता हूँ। असल में अपने पुराने जीवन में मैं बचपन से फैमिली का लाडला था। पढ़ाई की मेहनत छोड़ दें तो मैंने जिंदगी में कभी ज्यादा तकलीफ नहीं झेली थी। मैंने मेहनत करके कैपिटल सिटी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ तक कि फैमिली का बर्डन कम करने के लिए पार्ट टाइम काम भी किया। मेरा एक क्लासमेट किसी रिच फैमिली का यंग मास्टर था। उसने इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमा लिया था। तब मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी भी अब आराम से गुजर जाएगी। लेकिन किसे पता था कि डेस्टिनी यहाँ मेरे लिए इतना बड़ा ट्रैप तैयार करके बैठी है, जिस पर मैं मन ही मन बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से डिवोर्स हो जाए, ताकि मैं वापस अपनी आरामदायक जिंदगी में लौट सकूं। सच कहूँ तो यह अनजान जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उधर सोंगथान हुआन मुझे लंबी सांस लेते सुनती है, जिस पर वो सोचती है कि शायद यहाँ की खराब कंडीशंस की वजह से मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और सच कहें तो वो गलत भी नहीं सोच रही थी। एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अचानक पता चले कि उसकी शादी किसी और की जगह हो गई है तो कोई भी परेशान हो जाएगा। भले ये सिर्फ एक्सीडेंट था, लेकिन कानून की नजर में शादी पूरी तरह वैलिड थी और अब इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, डिवोर्स। यानी भविष्य में अगर मैं दोबारा शादी करना चाहूँ तो मेरे नाम के आगे डिवोर्स्ड मैन का टैग हमेशा लगा रहेगा, जिस पर साफ था कि इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान डू थान का ही हुआ था। फिर सोंगथान हुआन धीरे से बोलती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं जितना हो सकेगा अरेंज कर दूंगी। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं, बस एक महीना किसी तरह कट जाए। इसके बाद हम फैमिली क्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में कई लोग सोंगथान हुआन को मेरे साथ ऊपर जाते देखते हैं, जिस पर हर कोई अपने कमरे से सिर निकालकर हमें देखने लगता है। सभी धीरे धीरे गॉसिप करने लगते हैं। मैं तीसरी मंजिल तक चढ़ता हूँ और रास्ते में कई बच्चे भी मुझे क्यूरियोसिटी से घूरते रहते हैं। आसपास अलग अलग खाने की खुशबू फैली रहती है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसे अपार्टमेंट स्टाइल बिल्डिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। यह जगह किसी कलेक्टिव डॉर्मेटरी जैसी लगती थी। मुझे तो हमेशा प्राइवेट कोर्टयार्ड वाले घर पसंद थे, जहाँ बाथरूम और टॉयलेट भी अलग हों। इसके बाद सोंगथान हुआन दरवाजा खोलते हुए बोलती है, कमरा साफ कर दिया गया है। फिर वो आगे कहती है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, रात में टेम्परेचर काफी गिर जाता है। तभी एक मिडिल एज्ड वुमन क्यूरियस होकर पास आती है। असल में अब तक पूरे कैंप को पता चल चुका था कि मैं यहाँ डिवोर्स के लिए आया हूँ, इसलिए यह खबर बाहर फैलना तय था। लेकिन अब सबसे ऑकवर्ड बात यह थी कि सोंगथान हुआन आखिर मेरा इंट्रोडक्शन कैसे दे, क्योंकि हमारे बीच का रिलेशनशिप खुद बेहद अजीब स्थिति में था। तभी वो वुमन पूछती है, थान हुआन जरा रुको तो, ये कौन है? जिस पर सोंगथान हुआन कुछ बोलने ही वाली होती है कि मैं सीधे जवाब दे देता हूँ, मैं सोंगथान हुआन का लीगल हस्बैंड हूँ। यह सुनते ही वहाँ मौजूद लोग फिर से शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद मैं कमरे के अंदर चला जाता हूँ और सोंगथान हुआन भी मेरे पीछे अंदर आती है। कमरे के अंदर बेड पर मोटा मैट्रेस और ब्लैंकेट पहले से रखा होता है। सब कुछ मिलिट्री ग्रीन कलर में परफेक्टली अरेंज्ड रहता है, जिस पर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि तलवांग शायद यूनिट डॉर्मेटरी से मेरे लिए ब्लैंकेट लाया था। तभी सोंगथान हुआन बोलती है, वो ब्लैंकेट मेरा है, तलवांग उसे मेरी कपबोर्ड से निकाल कर लाया था, लेकिन चिंता मत करो, वो साफ है। जिस पर मैं हल्का मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, ठीक है, धन्यवाद, जाते वक्त मैं इसे धोकर वापस कर दूंगा। फिर वो समझाते हुए कहती है, हर फ्लोर पर पब्लिक वाटर टैप है, बाथरूम नीचे फर्स्ट फ्लोर पर है और अभी इस समय कैफेटेरिया में खाना भी मिल जाएगा। चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूं या खाना लाकर दे दूं। यह सुनते ही मुझे सच में भूख फील होने लगती है, जिस पर मैं तुरंत बोलता हूँ, चलो साथ में खाना खाने चलते हैं, वैसे भी मुझे रास्ते याद करने हैं, मैं रोज रोज तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। उधर बाहर कुछ औरतें धीरे धीरे गॉसिप करने लगती हैं। अरे कमांडर का हस्बैंड कितना हैंडसम है, सुना है वो यहाँ डिवोर्स लेने आया है। इतना हैंडसम आदमी हो तो दूसरी शादी के लिए भी लाइन लग जाएगी। फिर दूसरी औरत बोलती है, तो आज की रूमर सच थी? जिस पर जवाब आता है, बिल्कुल, अगर वो डिवोर्स लेने नहीं आता तो यहाँ क्यों आता? ऊपर से वो एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी है, इतना अच्छा लड़का है, जाहिर है उसके दिल में ये शादी कभी थी ही नहीं। हालांकि ये शादी गलती से हुई थी, लेकिन लोगों को फिर भी मैं और सोंगथान हुआन साथ में काफी अच्छे लग रहे थे। जिस पर कुछ औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। कमांडर सोंग का फैमिली तो पूरा कैपिटल सिटी में रहता है, सबके पास स्टेबल जॉब्स हैं और फैमिली कंडीशंस भी काफी अच्छी हैं। वैसे सोंगथान हुआन बस थोड़ी कोल्ड पर्सनैलिटी वाली है, वरना दिल की बहुत अच्छी इंसान है। और उसका वो छोटा सा खूबसूरत चेहरा देखो, अगर वो मिलिट्री में नहीं होती तो बाहर जाकर कम से कम कोई बड़ी सेलिब्रिटी जरूर बनती। फिर दूसरी औरत बोलती है, और सच कहूं तो दोनों साथ में चलते हुए बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। वही क्या कहते हैं, टैलेंटेड मैन और ब्यूटीफुल वुमन वाली जोड़ी। जिस पर मैं और सोंगथान हुआन फैमिली क्वार्टर्स से निकलकर मिलिट्री कैफेटेरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ज्यादातर लोग सोल्जर्स ही दिखाई देते हैं। मैं लगातार मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने लोगों को आते जाते देखता रहता हूँ, लेकिन सबसे ऑकवर्ड बात यही थी कि सोंगथान हुआन
यहाँ की कमांडर थी, जिस पर रास्ते में मिलने वाला हर सैनिक रुककर सैल्यूट करता और उससे बात करता। वहीं काफी लोग मुझे भी क्यूरियोसिटी से देखने लगते हैं। इसके बाद हम कैफेटेरिया पहुंचते हैं। वहाँ काफी सारे लोग लाइन में खड़े होकर खाना ले रहे होते हैं। मैं नजर घुमाकर खाने को देखता हूँ तो वहाँ स्टीम्ड कॉर्न ब्रेड रखा होता है, साथ में सिर्फ पोटैटो और कैबेज की सब्जी रहती है और 2 बाउल एक सूप के भी रखे होते हैं, जिस पर सोंग थान होआन मेरी तरफ देखकर बोलती है, आते तासार, आज के लिए तुम यही खा लो। अगर तुम्हें कुछ और खाना हो तो बता देना, मैं मौका मिलते ही काउंटी जाकर तुम्हारे लिए ले आऊंगी। दरअसल सोंग तान होआन बचपन से कैपिटल सिटी में पली बढ़ी थी। उसके फैमिली कंडीशंस आम लोगों से कहीं बेहतर थे। उसने बचपन से काफी अच्छे अच्छे खाने खाए थे, लेकिन बॉर्डर मिलिट्री एरिया में आने के बाद उसे भी यहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल है ये समझ आ गया था। हालांकि बचपन से मिलिट्री एनवायरनमेंट में रहने की वजह से वो इन हालातों की आदी भी थी। उधर मैं अपने सामने रखे एल्यूमिनियम लंच बॉक्स को देखता हूँ और फिर आसपास नजर घुमाता हूँ। वहाँ कई सैनिक बड़े मजे से खाना खा रहे होते हैं और ये बात समझ में भी आती है। आखिर पूरा दिन ट्रेनिंग और मिशंस करने के बाद किसी को भी खाना स्वादिष्ट लगेगा। फिर मैं धीरे से बोलता हूँ, मैं साउथ साइड का हूँ। बचपन से हमारा मेन फूड राइस रहा है। जब फैमिली गरीब थी तब हम ज्यादातर प्लेन राइस पॉरेज खाते थे, साथ में हरी सब्जियां, पिकल या स्टीम्ड एग्स चलते थे। इसलिए यहाँ का खाना ऑनेस्टली मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। शायद आज ज्यादा ट्रैवल करने की वजह से भी अब भूख कम हो गई है। जिस पर सोंग तान होआन तुरंत बोलती है, फिर भी थोड़ा खा लो, अगर नहीं खा पाए तो मैं इसे पैक करवा देती हूँ, बाद में रात में खा लेना। यह सुनकर मैं पहले उसके खाने का हिस्सा अलग कर देता हूँ और बोलता हूँ, पहले तुम अपना हिस्सा ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा खाना खराब कर दूं, मेरे लिए इतना काफी है। जिस पर सोंग थान होआन हल्का सा सिर हिलाती है। इसके बाद वो अपना लंच बॉक्स लेकर कैफेटेरिया के बाहर लगे पानी के नल की तरफ चली जाती है और मुझे कुछ भी करने नहीं देती। तभी पीछे से एक औरत आवाज लगाती है, लिटिल सॉन्ग, लिटिल सॉन्ग। उसके साथ एक और मिडिल एज्ड वुमन भी होती है। फिर वो मुस्कुराते हुए पूछती है, सुना है तुम्हारे घर से कोई आया है, क्या यही तुम्हारे हस्बैंड है? जिस पर सोंग थान होआन थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलती है, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। यह सुनते ही वो औरत मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोलती है, अरे वाह, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जिस पर मैं पोलाइटली जवाब देता हूँ, हेलो सिस्टर, मेरा नाम दुथान है, मैं साउथ साइड से हूँ। यह सुनते ही वो एक्साइटेड होकर बोलती है, साउथ साइड से हो? तभी लोग कहते हैं कि साउथ साइड की मिट्टी अच्छे लोगों को जन्म देती है। यह बात सच निकली। फिर वो हंसते हुए कहती है, घबराना मत, हमारे फैमिली क्वार्टर्स में तुम्हारी उम्र के लड़के बहुत कम हैं। तुम दोनों जब फ्री हो तो हमारे घर खेलने आ जाना। इसके बाद वो सोंग थान होआन से कहती है, तुम पहले अपने हस्बैंड को लेकर जाओ, मुझे तुमसे बाद में कुछ बात करनी है। जिस पर मेरे पास मना करने का कोई तरीका नहीं बचता और मैं मजबूरी में फीमेल कमांडर के हस्बैंड की तरह उसके साथ आगे बढ़ने लगता हूँ। उधर वो वुमन धीरे से सोंग तान होआन से कहती है, आज गार्ड स्टेशन से लौटे लड़कों से मैंने तुम्हारे बारे में सब सुन लिया, अब तुम क्या करने वाली हो? मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। 2 साल पहले जब तुमने मैरिज रिपोर्ट सबमिट की थी तब लगा था कि अब तुम्हारी जिंदगी सेटल हो जाएगी, लेकिन पलटते ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और आज पता नहीं किसने खबर फैलाई कि पूरा मिलिट्री एरिया जान गया। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि डेजर्ट के बीच एक आदमी आया और तुमसे डिवोर्स मांग रहा है। जिस पर सोंग तान होआन तुरंत बोलती है, यह जरूर ता लुआंग की हरकत होगी। लेकिन वो वुमन सिर हिलाकर जवाब देती है, असल में वो न भी बताता तो कोई और बता देता, ये बात यहाँ फैलनी ही थी। फिर वो थोड़ी सीरियस होकर पूछती है, कुछ बोलोगी भी? इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम सच में डिवोर्स लेने वाली हो? पहले ही वो न्यटबाज के चीटिंग स्कैंडल ने तुम्हारे करियर को अफेक्ट किया था। अगर अब डिवोर्स भी हो गया तो क्या तुम अभी भी वापस कैपिटल सिटी ट्रांसफर होना चाहोगी? जिस पर सोंग थान होआन शांत आवाज में जवाब देती है, मैं कल ही डिवोर्स रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी। यह सुनकर वो वुमन शॉक्ड रह जाती है। अरे, तुम दोनों कोशिश तो कर सकते हो। गार्ड स्टेशन वाले लड़कों ने बताया कि दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि तुम दोनों रिलेशनशिप इंप्रूव करो। जिस पर सोंग थान होआन धीरे से बोलती है, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अचानक उसे पता चलता है कि वो शादीशुदा आदमी बन गया है। ऐसे में उसका डिवोर्स चाहना बिल्कुल नॉर्मल है। उसने साफ कहा है कि वो सिर्फ 1 महीने यहाँ रहेगा। यह सुनकर वो वुमन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है, तुम भी ना बाकी चीजों में इतनी स्मार्ट रहती हो, लेकिन रिलेशनशिप मैटर्स में बिल्कुल लकड़ी जैसी हो। अब तुम उससे मिल चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है? अगर पसंद है तो खुद पहल करो। मुझे तो वो लड़का काफी अच्छा लगा, एजुकेटेड भी है। बाद में हम उसके लिए कोई अच्छी जॉब भी अरेंज करवा सकते हैं। जिस पर सोंग थान होआन कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, असल में मैंने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरी उम्र हो रही थी और उसी समय प्रमोशन का मौका भी था। फैमिली ने दादाजी के पुराने साथी के पोते का रिश्ता बताया। मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और फैमिली की बात मान ली। लेकिन वो नहदबाज से मिलने से पहले ही मुझे चीट कर दिया गया। मेरा ज्यादातर समय मिशंस और ट्रेनिंग में गुजरता है। उसके अफेयर के बाद मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं और अब अचानक मैरिज सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड हस्बैंड के रूप में दुथन सामने आ गया। लेकिन वो सच में काफी ऑनेस्ट इंसान लगता है। उसने साफ कह दिया कि वो अरेंज्ड मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेगा और डिवोर्स चाहता है। इसलिए पहले मैं डिवोर्स रिपोर्ट सबमिट कर देती हूँ। अप्रूवल आने तक अभी काफी समय है।
उधर मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि ब्रिगेड कमांडर की वाइफ सॉन्ग थान होआन से क्या बातें कर रही है, क्योंकि उसी समय मुझे ब्रिगेड कमांडर के घर ले जाया जाता है, जिस पर आसपास के सिंगल स्टोरी क्वार्टर्स में रहने वाले फैमिली मेंबर्स भी क्यूरियोसिटी में वहां आने लगते हैं। हर कोई बस मुझे देखने आता रहता है। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे न्यू ईयर पर रिश्तेदार किसी नए दामाद को देखने आए हों। हर कोई मुझसे सवाल पर सवाल पूछ रहा था। बिल्कुल हाउस होल्ड इन्वेस्टिगेशन जैसा माहौल बन गया था। तभी कोई पूछता है, सुना है तुम साउथ साइड से आए हो, जरूर गलत बस से उतर गए होंगे। अच्छा हुआ रास्ते में कुछ हुआ नहीं। उस डेजर्ट जैसे इलाके में अगर खतरा हो जाता तो क्या करते? यह सुनकर मुझे अचानक रियलाइजेशन होता है, ओ तो मैं सच में गलत जगह उतर गया था। मैं जल्दी में था इसलिए ठीक से पूछ नहीं पाया। लगता है वो बूढ़ा बुल्लक काट वाला आदमी मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा था, मैं ही उसे गलत समझ रहा था। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि गलती असल में मेरी ही थी, लेकिन तभी मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ, वैसे आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं नया आया हूँ? जिस पर सब हंसने लगते हैं। अरे हमारी यह जगह बहुत छोटी है, यहाँ जरा सी हलचल भी हो तो तुरंत हर जगह खबर फैल जाती है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि यहाँ रूमर्स इंटरनेट से भी तेज चलते हैं। फिर कोई और पूछता है, सुना है तुम कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, मेडिकल फील्ड। यह सुनते ही सब लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अरे वाह, डॉक्टर वाला फील्ड तो बहुत अच्छा है, कहीं भी जाओ काम की कमी नहीं होती। ऊपर से तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी हो और सॉन्ग तान हुआन खुद कमांडर है। मिलिट्री फैमिली मेंबर होने की वजह से तुम्हारे लिए ऊपर वाले लोग अच्छी नौकरी भी अरेंज कर सकते हैं। आखिर तुम सच में टैलेंटेड इंसान हो। जिस पर कुछ लोग बातें करते हुए बोलते हैं, हालांकि यह शादी गलती से हुई थी, लेकिन दोनों सच में साथ में काफी अच्छे लगते हैं। कमांडर सॉन्ग का पूरा फैमिली कैपिटल सिटी में रहता है, सबकी स्टेबल जॉब्स हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। वैसे सॉन्ग थान हुआन बस थोड़ी कोल्ड नेचर की है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी इंसान है। उसका वो छोटा सा खूबसूरत चेहरा देखो, अगर वो मिलिट्री में नहीं होती तो बाहर जाकर बड़ी सुपरस्टार बन सकती थी। फिर दूसरी औरत बोलती है, और सच कहूं तो दोनों एक साथ चलते हुए बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते हैं। वही क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। जिस पर मैं और सॉन्ग थान हुआन मिलिट्री फैमिली एरिया से निकलकर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ते रहते हैं। रास्ते में ज्यादातर सोल्जर्स ही दिखाई देते हैं, और क्योंकि सॉन्ग थान हुआन कमांडर थी इस सिरे से इसलिए हर मिलने वाला सैनिक रुककर सैल्यूट करता और उससे बात करता। उधर मैं भी काफी लोगों की नजरों का सेंटर बना हुआ था, लेकिन तभी कुछ लोग मेरी पढ़ाई के बारे में सुनकर और एक्साइटेड हो जाते हैं। सही कहा, मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा होता है, बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ की जिंदगी जरूर अच्छी हो जाएगी। यह सुनते ही मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, मैं यहाँ डिवोर्स लेने आया हूँ, सच में डिवोर्स। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्या मैं इतनी दूर सिर्फ मजाक करने आया हूँ? जिस पर एक आंटी हंसते हुए बोलती है, अरे नौजवान, तुम सच में डिवोर्स लेना चाहते हो? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, अगर श्योर नहीं होता तो यहाँ तक क्यों आता। हालांकि ये टेम्परेरी वाइफ सच में बहुत खूबसूरत थी और लोगों का ख्याल रखना भी जानती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। फिर एक औरत मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, क्या पता यह सब ऊपर वाले की बनाई हुई डेस्टिनी हो। तुम दोनों साथ रहकर तो देखो, इसमें नुकसान ही क्या है। इसके बाद वो पूछती है, वैसे तुम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हो? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, 1 महीना काफी है, और आप लोग बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही। कमांडर सॉन्ग की कंडीशन सच में बहुत अच्छी हैं। इतनी बड़ी दुनिया में भी शायद इतनी अच्छी लड़की मिलना मुश्किल होगा। ऊपर से इतनी कम उम्र में कमांडर बनना कोई आसान बात नहीं। ये सब उसने अपनी मेहनत और दिमाग से हासिल किया है। फिर वो लोग पुरानी कहावत सुनाने लगते हैं, कहते हैं जिन लोगों का कनेक्शन ऊपर वाला बनाता है वो हजारों मील दूर होकर भी मिल जाते हैं। क्या पता तुम दोनों की किस्मत भी ऐसी ही हो। लेकिन परेशानी यह थी कि बड़ी उम्र वाले लोग हमेशा ऐसी बातें करना पसंद करते थे, जिस पर मैं बस ऑकवर्ड स्माइल देता रहता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि जवाब क्या दूं। तभी अचानक कोई बोलता है, कमांडर सॉन्ग आ गई। यह सुनते ही मुझे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने मेरी जान बचा ली हो। सच में मैंने अपनी इस टेम्परेरी वाइफ का इंतजार पहले कभी इतना नहीं किया था, क्योंकि मैं इन आंटिस से सच में डरने लगा था। इसके बाद सॉन्ग थान हुआन हमारे पास आकर बोलती है, हेलो आंटिस, मैं इन्हें वापस ले जाने आई हूँ, रात हो रही है, अगर देर हुई तो नीचे बाथरूम में हॉट वाटर खत्म हो जाएगा। जिस पर मैं भी तुरंत बोल देता हूँ, काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ, आप लोग भी जल्दी आराम कर लीजिए। लेकिन तभी एक आंटी मुस्कुराकर बोलती है, कल मेरे घर खाने पर आना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा शर्माते हुए बोलता हूँ, अरे मैं आपको तकलीफ कैसे दे सकता हूँ। जिस पर वो तुरंत जवाब देती है, इसमें तकलीफ कैसी, मुझे तुम सच में बहुत पसंद आए हो। मेरे दोनों बच्चे बाहर काम करते हैं, घर हमेशा खाली रहता है, मुझे यंग लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, तुम्हें कल जरूर आना पड़ेगा। जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, अगर आपने इतना इंसाइट किया है तो कल जरूर आऊंगा, बस फिर मुझे देखकर हंसिएगा मत। यह सुनते ही वो खुश होकर बोलती है, बस ऐसे ही ठीक है। इसके बाद हम लोग फैमिली क्वार्टर्स से निकलकर डॉर्मेट्री बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। दोनों जगहों के बीच लगभग 500 मीटर की दूरी होती है। जैसे ही मैं डॉर्मेट्री बिल्डिंग के नीचे पहुंचता हूं, वैसे ही अंदर से शोर की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। कहीं बड़े लोग बच्चों को डांट रहे थे, कहीं बच्चे रो रहे थे। हर कमरे से अलग अलग आवाजें आ रही थीं, जिस पर सॉन्ग थान हुआन मुझे ऊपर तक छोड़ने आती है। फिर वो बोलती है, मैं अब चलती हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कल बता देना। नीचे हॉट वाटर रात 9 बजे के बाद खत्म हो जाता है।
अगर नहाना हो तो जल्दी चले जाना। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, समझ गया। असल में आज पूरा दिन मैंने डेजर्ट में चलते हुए बिताया था। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और अब रात में टेम्परेचर भी नीचे गिर रहा था। जिस पर मैं सूटकेस खोलकर साफ कपड़े निकालता हूँ और बेसिन लेकर नीचे बाथरूम की तरफ जाने लगता हूँ। रास्ते में कुछ लोग आते जाते दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहा चुके होते हैं और सच कहूँ तो मुझे यही बेहतर लगता है। आखिर कितना समय हो गया था किसी और के सामने आधा नेकेड हुए। मुझे अपने कैपिटल सिटी वाले कॉलेज डेज याद आने लगते हैं। जैसे ही मैंने थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया, मैंने डॉर्मेट्री छोड़कर बाहर एक प्राइवेट रूम रेंट पर ले लिया था, जहां अटैच्ड बाथरूम भी था। कमरा साफ सुथरा और प्राइवेट था। सच में वो जिंदगी काफी आरामदायक थी। दरअसल मैं मेडिकल स्टूडेंट था। खाली समय में सनस्क्रीन और ब्रूस हीलिंग ऑयल जैसी चीजों पर रिसर्च करना पसंद करता था। मैं खुद हैंडसम भी था और काफी स्किल्ड भी। कैपिटल सिटी में कई लोग मेरी स्किन की तारीफ करते थे, जिस पर मैं उन्हें सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस समझाने लगता था, और जिन लोगों को चोट लगती वो मेरा मेडिसिनल ऑयल इस्तेमाल करते थे। बाद में वो लोग दूसरों को बताते कि मेरा ऑयल बहुत असरदार है, जिस पर धीरे धीरे मेरी रेपुटेशन फैलने लगी। काफी लोग मुझसे सनस्क्रीन और मेडिसिनल ऑयल खरीदने आने लगे और मैंने काफी पैसा भी कमाया। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ मैं बाथरूम की तरफ बढ़ता रहता हूँ। तभी कुछ सोल्जर्स अंदर से बाहर आते दिखाई देते हैं। वो मुझे देखकर फ्रेंडली तरीके से बोलते हैं, अरे नौजवान, जल्दी जाओ, नहीं तो थोड़ी देर में हॉट वाटर खत्म हो जाएगा, फिर ठंड लगकर बीमार पड़ जाओगे। जिस पर मैं पोलाइटली जवाब देता हूँ, ठीक है, थैंक यू ब्रदर्स। तभी उनमें से एक धीरे से बोलता है, कमांडर सॉन्ग का नया टारगेट सच में बहुत हैंडसम है। यह सुनकर मैं थोड़ा तेज चलने लगता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि बेहतर होगा कल से खुद ही थोड़ा हॉट वाटर लेकर कमरे में नहा लिया करूँ। हालांकि यह थोड़ा ट्रबलसम था, क्योंकि यहाँ शायद बकेट या एक्स्ट्रा हॉट वाटर का इंतजाम भी नहीं था। जिस पर मैं सोचता हूँ कि कल अपनी इस टेम्परेरी वाइफ से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं पब्लिक बाथरूम के अंदर पहुंचता हूँ। शायद देर होने की वजह से वहाँ अब कोई नहीं बचा था। यह देखकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। फिर जल्दी जल्दी नहाकर वापस कमरे में लौट आता हूँ और बिस्तर पर लेटते ही कब मुझे नींद आ जाती है इसका मुझे खुद पता नहीं चलता। लेकिन अगली सुबह बर्तनों की आवाज, बच्चों के रोने और लोगों की डांटने की आवाजों से मेरी आंख खुल जाती है, क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं थी। जिस पर सुबह सुबह ही मेरी नींद खराब हो जाती है। मैं धीरे धीरे उठकर बेड साइड पर रखा वॉचरिस्ट उठाता हूँ और समय देखता हूँ। क्या अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं? यह देखकर मैं तुरंत वापस ब्लैंकेट ओढ़ लेता हूँ और बाहर की आवाजों को इग्नोर करके दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ, जिस पर मैं फिर से गहरी नींद में सो जाता हूँ और सीधे दोपहर 1 बजे जाकर उठता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, वैसे ही बाहर खड़ी सॉन्ग थान हुआन दिखाई देती है। उसके हाथ में 2 पैक्ड लंच बॉक्सेस होते हैं। उसका ठंडा लेकिन खूबसूरत चेहरा हमेशा की तरह डिस्टेंट ऑरा दे रहा था, जिस पर जो लोग उसे नहीं जानते थे वो उससे थोड़ा डरते थे। मुझे देखकर सॉन्ग थान हुआन ऊपर नजर उठाती है, लेकिन अगले ही पल उसका छोटा सा चेहरा हल्का लाल हो जाता है और वो नजरें घुमा लेती है। फिर वो धीरे से पूछती है, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है ना? जिस पर मैं साइड में हटकर उसे अंदर आने का इशारा करता हूँ और बोलता हूँ, मैं अभी उठा हूँ, पहले बाहर जाकर ब्रश कर लूँ। इसके बाद मैं कॉरिडोर के आखिर में बने पब्लिक बेसिन की तरफ चला जाता हूँ और सच कहूँ तो कमरे में बाथरूम ना होना सच में बहुत इनकन्वीनियंट था। उसी समय सभी लोग लंच बनाने में लगे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी पैजामाज पहने और टूथ ब्रश लेकर कॉरिडोर में निकलता है, जिस पर नेचुरली सबकी नजरें मेरी तरफ चली जाती हैं। जैसे ही मैं वॉश बेसिन के पास रुकता हूँ, वैसे ही कुछ औरतें धीरे धीरे गॉसिप करने लगती हैं। देखा, कैपिटल सिटी से आए लोग अलग ही होते हैं। उसके पैजामेज देखकर ही पता चल रहा है कि वो महंगे हैं। कपड़ा भी बहुत स्मूथ लग रहा है और उसकी स्लीपर्स भी कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं, हमारे जैसी बिल्कुल नहीं। कितना साफ सुथरा लड़का है। लेकिन तभी दूसरी औरत ताना मारते हुए बोलती है, मेरे हिसाब से इसका कमांडर सॉन्ग से डिवोर्स हो जाना ही बेहतर है। लड़का देखने में हैंडसम जरूर है, लेकिन बहुत लेजी लगता है। दोपहर तक सोता रहा, ऊपर से कमांडर को खुद उसके लिए खाना लाना पड़ा। फिर एक औरत बोलती है, हाँ हैंडसम तो है, लेकिन दोपहर तक सोना और लोगों से खाना खिलवाना बिल्कुल किसी कैपिटलिस्ट यंग मास्टर जैसा एटीट्यूड है। ऐसा आदमी कमांडर सॉन्ग के लायक कैसे हो सकता है? लेकिन तभी दूसरी औरत तुरंत बोल पड़ती है, कैसा कैपिटलिस्ट यंग मास्टर? वो तो असली गांव का लड़का है, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। जिस पर पहली औरत शॉक्ड होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता? और जवाब आता है, सबथा है। कल जो लोग ली होंग मे के घर गॉसिप देखने गए थे, उन्होंने बताया। जिस पर वो औरतें आगे बातें करने लगती हैं, सुना है उसका फैमिली गरीब जरूर है, लेकिन 3 पीढ़ियों तक सिर्फ लड़कियां ही पैदा हुई थीं। इतने बड़े फैमिली में बड़ी मुश्किल से जाकर यह एक लड़का पैदा हुआ है और बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। पूरे गांव में सिर्फ वही एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इसलिए अगर थोड़ा नखरे करता भी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तभी दूसरी औरत मुंह बनाकर बोलती है, पढ़ाई से क्या होता है? असली काबिलियत तो पैसा कमाने में होती है। हालांकि मुझे पता था कि लोग मेरे बारे में
में बातें करेंगे, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी 1 महीने बाद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में चले जाएंगे, शायद फिर कभी मुलाकात भी ना हो। जिस पर मैं वापस कमरे की तरफ लौटने लगता हूँ। रास्ते में कॉरिडोर में कुछ लोग मुझे हेलो बोलते हैं और मैं भी मुस्कुराकर जवाब देता रहता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलता हूँ, वैसे ही सॉन्ग तना हुआन छोटी सी लिविंग रूम वाली टेबल के पास बैठी दिखाई देती है। टेबल पर रखा लंच बॉक्स अभी तक खुला भी नहीं था, और सच कहूँ तो खूबसूरत लोग सिर्फ चुपचाप बैठे रहें तब भी वो किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। जिस पर मैं धीरे से बोलता हूँ, तुम पहले खा लिया करो, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो शांत आवाज में जवाब देती है, मैं खा चुकी हूँ, ये दोनों पोर्शंस तुम्हारे लिए हैं। इसके बाद वो खाना मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, ये मिंस्ड मीट वाला कॉर्न नूडल्स है, और ये मंटू, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब ले आई। सच कहूँ तो पहली मुलाकात के अलावा उसने अब तक मेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया था। उसका हर एक्शन काम, मैच्योर और केयरिंग था। जिस पर अचानक मेरे दिमाग में वो नेहद बाज और उसकी लवर की बात आने लगती है। अगर दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते तो शायद मैं कुछ नहीं सोचता, लेकिन असल में मामला कुछ और था। वो एजुकेटेड विलेज गर्ल बस मुश्किल जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उसने विलेज सेक्रेटरी के बेटे को फंसाया और उससे चोरी छिपे खाना और सामान मंगवाती रही। और बात वहीं खत्म नहीं हुई। शादी होने के बाद भी उसने वो नेहद बाज को बहकाया, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट हो गई और दावा करने लगी कि बच्चा वो नेहद बाज का है। इसके बाद उसने वो नेहद बाज को रिवर में कूदकर सुसाइड करने के लिए भी उकसाया। जिस पर मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ, सच में इस दौर के यंग लोग इतने आसानी से कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। अगर वो नेहद बाज ने ये सब नहीं किया होता और ऑनेस्टली सॉन्ग थान हुआन के साथ रहता तो उसका फ्यूचर शायद काफी अच्छा होता। इसी बीच मैं सामने रखे खाने को देखकर बोलता हूँ, इतना सब मैं अकेला खत्म नहीं कर पाऊंगा, तुम भी थोड़ा खा लो, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। जिस पर सॉन्ग थान हुआन पूछती है, क्या इतना खाना तुम्हारे लिए काफी है? मैं जवाब देता हूँ, शायद। असल में मुझे व्हीट फ्लावर वाली चीजें ज्यादा पसंद नहीं। काश कोई मेरे दिल की बात समझ पाता। अगर यहाँ व्हाइट राइस और स्टेयर फ्राई डिशेस होती तो मैं आराम से 2 बड़े बाउल खत्म कर देता। जिस पर सॉन्ग थान हुआन आधा मांगटू उठाकर खाने लगती है। उधर वो मुझे क्वाइटली ऑब्जर्व करती रहती है, क्योंकि मेरा खाने का तरीका काफी एलिगेंट था, बिल्कुल मिलिट्री वाले रफ सोल्जर्स जैसा नहीं। हालांकि नॉर्मली मैं काफी जल्दी खाता था, लेकिन जो खाना मुझे पसंद नहीं आता उसके साथ मेरी स्पीड अपने आप स्लो हो जाती थी। इसके बाद सॉन्ग थान हुआन मेरे खाली बॉल्स उठाते हुए बोलती है, इन्हें मैं धो देती हूँ। वैसे तुम्हें यहाँ किसी और चीज की जरूरत है क्या? मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी। शायद वो सोच रही थी कि मैं इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जिस पर मैं थोड़ा एम्बेरेस्ड जरूर होता हूँ, लेकिन उससे बॉल्स छीनने की कोशिश नहीं करता। मैं उन लोगों में से नहीं था जिन्हें हर काम बराबर बांटना जरूरी लगता है। अगर कोई मेरी मदद करना चाहता था तो मैं खुशी से एंजॉय कर लेता था। वैसे भी इस मामले में मेरी स्किन काफी थिक थी। फिर मैं थोड़ा हिचकते हुए बोलता हूँ, असल में मुझे पब्लिक बाथरूम की आदत नहीं है, वहाँ बहुत लोग होते हैं। मैं खुद पानी गर्म करके कमरे में नहाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे एक बड़ा टब और पानी गर्म करने वाला पॉट चाहिए। और हाँ, मेरे पास स्टोव भी नहीं है। यह कहते हुए मुझे खुद अजीब लगने लगता है। क्या अब मुझे खुद कोल स्टोव जलाना सीखना पड़ेगा? कैपिटल सिटी में जब मैं अकेला रहता था तब वहाँ गैस स्टोव इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब लोग कोल ब्रिकेट स्टोव इस्तेमाल करते थे। और सच कहूँ तो मुझे ऐसी चीजों को छूना तक पसंद नहीं था। सबसे बड़ी बात, मुझे यह चलाना आता भी नहीं था और सीखने का मन भी नहीं था। ये सुनते ही सॉन्ग थान हुआन बोलती है, मैं तुम्हारे लिए स्टोव अरेंज कर दूंगी। फिर वो हल्का सरप्राइज्ड होकर पूछती है, सच में कुछ लोग पब्लिक बाथरूम यूज करने के आदी नहीं होते? लेकिन उस समय मेरा मन पूरी तरह कैपिटल सिटी वाले अपने रेंटेड रूम में अटका हुआ था। कमरा छोटा जरूर था, लेकिन वहाँ हर सुविधा थी, यहाँ तक कि मुझे अपने कपड़े तक खुद नहीं धोने पड़ते थे। मैंने कैपिटल सिटी में काफी अच्छा पैसा कमाया था। खाने पीने और सेविंग्स के बाद बाकी सारे पैसे खुद पर खर्च कर देता था। जिस पर मुझे अपने पुराने आरामदायक दिन बहुत याद आने लगते हैं। और फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना मैं जल्दी ही यहाँ से भाग जाऊं, घर जाकर आराम से लेटूंगा। मॉम डैड भी हमेशा कहते थे कि मुझे जिंदगी एंजॉय करना अच्छे से आता है। आखिर मेडिकल ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता था। सच में अब और मेहनत करने का मन नहीं था। इसी बीच मैं अचानक पूछता हूँ, वैसे तुमने डिवोर्स रिपोर्ट सबमिट कर दी? जिस पर सॉन्ग थान हुआन जवाब देती है, आज सुबह ही सबमिट की है, शायद कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। यह सुनते ही मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है, बस डिवोर्स अप्रूव हो जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। हालांकि यहाँ की कंडीशंस कैपिटल सिटी जितनी अच्छी नहीं थी और यहाँ घर जैसी फ्रीडम भी नहीं थी, लेकिन मैं खुद को समझाता रहता हूँ कि मैं ये सब झेल सकता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ, असल में मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जिस पर सॉन्ग थान हुआन शांत होकर जवाब देती है, बोलो। मैं तुरंत पूछता हूँ, डिवोर्स रिपोर्ट का रिजल्ट लगभग 10 दिनों में आ जाएगा, है ना? जिस पर वो सिर हिलाती है। फिर मैं बोलता हूँ, जैसे ही रिजल्ट आएगा
मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शुरुआत में मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पूरा 1 महीना रुकूं ताकि दोनों फैमिलीज को लगे कि हमने सच में रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं जल्दी चला जाऊं तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बाद में तुम्हारे फैमिली वाले पूछें तो बस इतना कह देना कि मैं यहाँ 1 महीना रुका था। हमने एक दूसरे को सीरियसली जानने की कोशिश की, लेकिन आखिर में पर्सनैलिटीज मैच नहीं हुई। बस मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरे फैमिली वालों को सच्चाई पता चली तो वो फिर मुझे लेक्चर देना शुरू कर देंगे। लेकिन यह सुनते ही सोंग थान हुआन का मूड थोड़ा हैवी हो जाता है। हालांकि मैं ये समझ नहीं पाता। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ, छोड़ो, वो एक मिलिट्री कमांडर है, ऊपर से सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट इंसान है, शायद वो झूठ बोलना पसंद नहीं करती, और वैसे भी मुझे किसी पर फोर्स नहीं करना चाहिए। पुरानी कहावत भी यही कहती है, ज्यादा दोस्त होना हमेशा अच्छा होता है। छोटी छोटी बातों पर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर सोंग थान हुआन धीरे से बोलती है, जैसे ही डिवोर्स अप्रूव होगा तुम जा सकते हो। अगर मेरे फैमिली वाले पूछेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए 1 महीने तक रिलेशनशिप इंप्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके मन में एक अलग ही सवाल चल रहा था, कंपैटिबिलिटी नहीं है, आखिर कहाँ नहीं है? असल में सिर्फ डू थान ही यह सोच रहा था कि दोनों मैच नहीं करते, क्योंकि अभी तक उसकी नजर में डू थान में कोई बड़ी कमी नहीं थी। बस वो थोड़ा स्लोली खाता था और जरूरत से ज्यादा क्लीन और पिकी था। इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ तक कि अगर वो काम ना भी करे तो सोंग थान हुआन खुद सब संभाल सकती थी। लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला आखिर सोच क्या रहा है। उधर मैं उसकी बात सुनने के बाद फिर से खुश हो जाता हूँ और तुरंत बोल पड़ता हूँ, हाँ बिल्कुल, जब मैं जाऊंगा और अगर फैमिली वाले पूछें तो बस बोल देना कि हम कंपैटिबल नहीं थे, बड़े लोग भी हमें फोर्स नहीं कर पाएंगे। यह कहते ही मेरा मूड पूरी तरह अच्छा हो जाता है। आखिर बस कुछ दिन और, फिर मैं बॉर्डर एरिया से वापस जाकर आराम करूंगा और उसके बाद कैपिटल सिटी चला जाऊंगा। मेरा सनस्क्रीन और मेडिसिनल ऑयल पहले से ही बहुत बिक रहा था। बाद में अगर मैं नए प्रोडक्ट्स डेवलप करूं तो और भी ढेर सारा पैसा कमा सकता हूं। इसके बाद मैं फिर से सोचने लगता हूं कि क्या मुझे किन्थी के हॉस्पिटल में जाकर काम करना चाहिए। वैसे भी घर से थोड़ा दूर तो है, लेकिन अगर मैं अपनी छुट्टियां बचाकर रखूं तो हर 2 महीने में एक बार घर वापस आना नामुमकिन भी नहीं है। जिस पर कुछ ही पलों में मैं अपने फ्यूचर का पूरा प्लान बना लेता हूँ। हर चीज के बारे में सोच लिया था, लेकिन सिर्फ शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। आखिर मेरे पास 2 जिंदगी की मेमोरीज हैं और पिछली जिंदगी में डिवोर्स रेट शादी से भी ज्यादा हुआ करता था। ढेर सारे लोग तो शादी तक नहीं करते थे। उस वक्त मैं भी काफी जवान था, अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और बस 20 साल की उम्र पार की थी, इसीलिए कभी इस बारे में सीरियसली नहीं सोचा। फिर इस दुनिया में आने के बाद मैं पूरी तरह पढ़ाई में लग गया, जिस पर शादी जैसी चीज तो दिमाग में आई ही नहीं। स्कूल में भी मेरे पीछे पसंद करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए लड़कियां सिर्फ मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस बनती थीं, स्कॉलरशिप पाने में रुकावट डालती थीं और मेरी अच्छी लाइफ एंजॉय करने की स्पीड को भी स्लो कर देती थीं। टाइम ही पैसा है, इसलिए मुझे अपना पूरा फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर रखना था। फिर शाम होते ही ली होंग में खुद मेरे पास आकर मुझे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसे सुनकर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है। अच्छा हुआ कि मेरे सूटकेस में कुछ अच्छे इंपोर्टेड चॉकलेट पड़े हुए थे। इस दुनिया में चॉकलेट सच में एक लग्जरी स्नैक माना जाता है। प्राइस काफी महंगी है और मार्केट में मिलता भी बहुत कम है, खासकर मेरा ये इंपोर्टेड पियर फ्लेवर चॉकलेट। ये सब मुझे किन्हें थी कि एक अमीर यंग मास्टर दोस्त ने गिफ्ट किया था, क्योंकि मैं अक्सर मेडिसिन ऑयल बनाने में एक्सपेरिमेंट करता रहता था, जिस पर उसके दादाजी ने मेरा ऑयल इस्तेमाल किया और उनकी कई पुरानी इंजरीज काफी हद तक ठीक हो गईं। इसी वजह से हमारी दोस्ती हो गई। उस लड़के के पास विदेशों से लाई गई रेयर चीजों की कमी नहीं थी। आखिर उसका फैमिली बैकग्राउंड ही इतना रिच था, जिसकी वजह से मुझे भी इस दौर के कई रेयर फूड्स टेस्ट करने का मौका मिलता रहता था। कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा चीजें भेज देता तो मैं उनमें से कुछ अपने घर वालों को भी भेज देता था। इस बार मैं ज्यादा इंपोर्टेड चॉकलेट नहीं लाया था, लेकिन सब मिलाकर भी लगभग आधा बैग भर गया था। जिस पर भाभी पूछती हैं, ये क्या है? मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, ये इंपोर्टेड चॉकलेट है, मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था। मैं यहाँ जल्दी में आया, इसलिए कुछ खास लाने का मौका नहीं मिला। सोचा आपको टेस्ट करवाता हूँ, इसका फ्लेवर काफी अच्छा है। वैसे भी ऐसा इंपोर्टेड चॉकलेट रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। ये सुनकर वो तुरंत कहती हैं, अरे ये तो बहुत महंगी चीज लग रही है, सिर्फ खाने पर बुलाया था और तुम इतना कीमती सामान ले आए, इससे तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, कैसे हो सकता है कि मैं गेस्ट बनकर खाली हाथ यहाँ खाने आ जाऊँ? मैं इतना भी शेमलेस नहीं हूँ भाभी, ये तो बस थोड़ा स्नैक है, अगर आप नहीं लेंगी तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। जिस पर वो जल्दी से बोलती हैं, ठीक है, अब मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आज रात तुम्हें जमकर खाना पड़ेगा। वैसे भी कुछ और मिलिट्री फैमिली वाले लोग भी आने वाले हैं। हमने सबको बुलाया है ताकि सब साथ बैठकर खाना खाएं और एक दूसरे से जान पहचान हो जाए। असल में दोनों पति पत्नी ने पहले से कोई बात नहीं की थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल सेम थी। वो दोनों मुझे और तोंग थान होआंग को करीब लाना चाहते थे, इसलिए डिनर पर वही लोग बुलाए गए थे जिनसे उनका रोज का अच्छा रिलेशन था। वहाँ बटालियन कमांडर, पॉलिटिकल कमिश्नर, डिप्टी बटालियन कमांडर और डिप्टी रेजिमेंट कमांडर तक मौजूद थे। सब लोग आम दिनों में भी काफी फ्रेंडली रहते थे। बाहर निकलकर बस खाना पीना, थोड़ी शराब और कैजुअल बातें करना ही उनका एंटरटेनमेंट था। लेकिन असली काम तो वहाँ मौजूद महिलाओं का था। वो सब बातें करते करते धीरे धीरे हमारी सेटिंग
कराने में लगी हुई थीं और बार बार तोंग डोंग ट्रोंग की तारीफ कर रही थीं। वहां 4 भाभियां बैठी थीं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। हर बच्चा गोल मटोल और गोरा था, जिन्हें देखकर तुरंत गोद में उठाने का मन करता है। टेबल पर ढेर सारे डिशेज रखे हुए थे। एक नजर में ही समझ आ जाता है कि काफी मेहनत और खर्चा किया गया है। पूरा प्लेट चिकन से भरा हुआ था। पोटैटो वर्मिसेली स्ट्यू, ब्रेस्ट फिश, वुडियर मशरूम के साथ स्टिर फ्राई मीट, स्मोक्ड मीट विद पिकल्ड वेजिटेबल्स, अनेक सूप तक रखा था। लेकिन मेन फूड अभी ग्रेन बन्स ही थे। बड़े बड़े कॉर्नफ्लोर माउंटू और हर चीज पूरे बेसिन भरकर रखी हुई थी। इनमें से कुछ डिशेज तो गेस्ट्स खुद अपने घर से लेकर आए थे। आखिर इस दौर में यही ट्रेडिशन था। अगर कोई खाने पर बुलाता तो गेस्ट भी घर से थोड़ा अच्छा खाना लेकर आता ताकि मील और अच्छा बन सके। मैं भी बेवकूफ नहीं था, इसलिए तुरंत समझ गया कि ये लोग मुझे और तोंग थान हुआंग को मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शादी वाली बात मुझे अंदर से अभी भी अजीब लगती थी। मैं आराम से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और अचानक मुझे शादी के लिए मजबूर कर दिया गया। अच्छा हुआ कि सामने वाला इंसान समझदार निकला, वरना अगर कोई अनरीजनेबल इंसान होता तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए इस डिनर के दौरान भी मैं बस मुस्कुराकर सबका जवाब देता रहता हूँ और कभी कभी मजाक में उसे छेड़ भी देता हूँ, जिस पर उसकी हंसी पूरे कोर्टयार्ड में गूंजने लगती है। उधर ब्रिगेड कमांडर के घर के कोर्टयार्ड में बाकी महिलाएं टेबल और चेयर्स लगाने में बिजी थीं। यह देखकर मुझे लगा कि मैं ऐसे खाली बैठा रहूं ये सही नहीं होगा, इसलिए मैं उठकर मदद करने जाने लगता हूं। लेकिन तभी मुझे रोक लिया जाता है, जिस पर एक भाभी कहती हैं, तुम यहीं बैठकर बच्चों को संभाल लो, हमारा काम अभी खत्म हो जाएगा। और फिर वो एक मोटे से बेबी को मेरी गोद में डाल देती है। बच्चा अभी कुछ ही महीने का था। वो अपनी गोल आंखें खोलकर मुझे देखने लगता है। वैसे तो मुझे शरारती बच्चे ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन ऐसे छोटे बच्चे जो अभी बोल भी नहीं सकते और जिनके दांत तक नहीं आए, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, ठीक है, फिर मैं मना नहीं करूंगा। फिर मैं कोर्टयार्ड में बैठकर बच्चे को गोद में खिलाने लगता हूँ। उसी दौरान तोंगथान हुआन को ब्रिगेड कमांडर खाने के लिए अंदर लेकर आता है। जैसे ही वो कोर्टयार्ड में एंटर करता है, उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ती है। मैं उस वक्त ग्रे स्पोर्ट्सवियर पहने बैठा था। पैरों में साफ धुले हुए व्हाइट क्लॉथ शूज थे। मैं बच्चे को गोद में लेकर नीचे देखकर मुस्कुरा रहा था और मेरे चेहरे पर बेहद जेंटल स्माइल थी, जिस पर तोंगथान हुआन के पीछे चल रहे ऑफिसर्स सबके सब मुझे देखकर रुक जाते हैं। हर किसी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आखिर पूरे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि रेजिमेंट कमांडर तोंग अपने लवर को डाइनिंग हॉल लेकर आया है। बात 1 से 10 और 10 से 100 लोगों तक पहुंच चुकी थी। सब लोग कह रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो यहाँ डिवोर्स के लिए आया था बेहद हैंडसम है। उसकी इतनी तारीफ की गई थी जैसे दुनिया में दूसरा कोई वैसा हो ही नहीं सकता। और आज जब उन्होंने मुझे अपनी आंखों से देखा तो सच में उनकी आंखें खुल गईं। इस सूखी और बेजान मिलिट्री कैंप वाली जगह में, जहां हर तरफ सिर्फ रफ और कठोर आदमी ही नजर आते थे, वहां अचानक इतना एलिगेंट और हैंडसम लड़का दिखाई दे जाए तो कोई कैसे नजर हटाता। जिस पर ब्रिगेड कमांडर हंसते हुए कहता है, अरे सब लोग आ गए, बिल्कुल सही टाइम पर खाना भी तैयार हो गया। मैंने तो अपनी सबसे कीमती शराब भी निकाल ली है, चलो जल्दी बैठो। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, आओ मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये हैं डूथान। जिस पर मैं बच्चे को गोद में लिए ऑकवर्ड स्माइल के साथ खड़ा हो जाता हूँ। तभी कोई मजाक में कहता है, नमस्ते जीजा जी। असल में अभी टेक्निकली ऐसा कहना गलत भी नहीं था। फिर मैं सबको देखकर कहता हूँ, सबको नमस्ते। जिस पर कोई और बोलता है, जो बाथटब, हॉट वाटर और स्टोव तुम्हें चाहिए था वो थोड़ी देर में भेज दिया जाएगा। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद एक भाभी मुझे गौर से देखकर कहती हैं, दूथन तुम्हारी स्किन सच में बहुत अच्छी है, इतनी गोरी और स्मूथ कैसे है? जिस पर मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं यूजुअली सनस्क्रीन क्रीम इस्तेमाल करता हूँ। हमारी बॉर्डर एरिया की हवा बहुत ड्राई है, आप लोगों को तो रोज धूप और बारिश में रहना पड़ता है। यह सुनकर वो तुरंत कहती हैं, अब समझ आया कि तुम्हारी स्किन बाकी लोगों से इतनी अलग क्यों लगती है, लेकिन वो सनस्क्रीन वाली चीज बहुत महंगी होगी ना? जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, नहीं, इतनी भी महंगी नहीं है। ये सब मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए खुद एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। थोड़ा मटेरियल खरीद कर खुद बना लिया, ज्यादा पैसे नहीं लगते। वैसे खाली समय में मैं मसाज ऑयल पर भी रिसर्च करता हूँ। चोट, सूजन या ब्रूज पर लगाने से काफी असर दिखता है। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, जब मैं वापस घर जाऊंगा तब आप सबके लिए थोड़ा भेज दूंगा। इस बार इतनी जल्दी में निकला कि अपने साथ कुछ ला ही नहीं पाया। यह सुनकर एक भाभी तुरंत हाथ हिलाते हुए कहती हैं, अरे रहने दो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुम खुद इतनी चीजें बनाते हो, उसमें भी काफी मेहनत लगती होगी। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें एटा में जॉब मिली या नहीं? सुना है हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर्स की कमी चल रही है। अगर जरूरत हो तो मेरे हस्बैंड एक बात कर देंगे। असल में लिहोंग में अब मुझे यहीं रोकने का प्लान बनाने लगी थी। पहले इंसान को रोक लो, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। जिस पर मैं आराम से जवाब देता हूँ, अभी इतनी जल्दी नहीं है, मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन खत्म किया है। अगर जॉब करनी होगी तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स खुद रिकमेंड कर देंगे। वैसे भी मैं 1-2 महीने आराम करना चाहता हूँ। इतने साल यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग सच में थक गया है। ये नॉर्मल टायर्डनेस वाली बात नहीं है। अगर स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं होती तो मैं तो बस आराम से जिंदगी बिताना चाहता था। इसके बाद मैं हल्का हंसते हुए कहता हूँ,
इन सालों में मैं उन क्लासमेट्स जैसा कभी नहीं बन पाया जिनके पास मेडिकल टैलेंट था। मुझे हमेशा दूसरों से 3-4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर मैं टॉप स्टूडेंट्स में खड़ा हो पाता था। सच में जान निकल जाती थी, जिस पर मुझे अपने टीचर्स याद आने लगते हैं। वो लोग हमेशा यही सोचते थे कि मैं मेडिसिन फील्ड को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। हर बार मुझे देखकर उनकी आंखों में सेटिस्फैक्शन दिखाई देता था, लेकिन क्या मैं जाकर उन्हें ये कहता कि मैं सिर्फ पैसे के लिए पढ़ रहा हूँ, या इसलिए क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने से आधी से ज्यादा फीस माफ हो जाती थी। इसी वजह से टीचर्स हमेशा मुझे मेहनती, डेडिकेटेड और रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट समझते रहे। उन्हें लगता था कि मैं फ्यूचर का प्रॉमिसिंग डॉक्टर हूँ। सच में कितना खूबसूरत मिसअंडरस्टैंडिंग था। यह सुनकर एक आदमी तुरंत बोलता है, ऐसे कैसे चलेगा? जॉब ढूंढने में सावधानी रखनी चाहिए। अच्छी पोजीशंस देर करोगे तो दूसरे लोग ले जाएंगे। हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करना सबसे अच्छा रहेगा। बॉर्डर एरिया में एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है। लेकिन मेरी सोच इन लोगों जैसी नहीं थी। मुझे जॉब के लिए कोई जल्दी नहीं थी। आखिर अभी मेरे पास पैसों की कमी भी तो नहीं थी। सिर्फ मेरे बनाए सनस्क्रीन और मेडिसिनल ऑनेल ही बहुत तेजी से बिक रहे थे। गांव लौटने से पहले मैं एक बड़ा बैच बनाकर आया था और किन्हित ही वाले रिच यंग मास्टर दोस्त से बेचने के लिए कह दिया था। पिछले 4 सालों में मैं 10,000 युआन से ज्यादा बचा चुका था। इस दौर में 10,000 युआन कोई छोटी रकम नहीं थी। अभी ज्यादातर लोगों की सैलरी सिर्फ कुछ दर्जन युआन ही होती थी। तभी किसी ने मुझे चुप देखकर कहा, हमारे डॉन ट्रुंगतोंग बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम दोनों अगर साथ रहोगे तो जिंदगी जरूर अच्छी चलेगी, और अगर तुम सीधे मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करने लगो तो और भी बढ़िया रहेगा। जिस पर दूसरा आदमी पूछता है, तुम्हारे फैमिली वालों का तुम्हारी नौकरी को लेकर कोई ओपिनियन है? मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी करूंगा वो हमेशा सपोर्ट करेंगे। मेरी माँ तो कहती है कि अभी जॉब शुरू होने से पहले थोड़ा आराम कर लूं, बाद में इतनी छुट्टियां कहाँ मिलेंगी। मेरी बात सुनते ही वहां बैठे लोग थोड़ा स्टन्ड रह जाते हैं। आखिर इस दौर में हर फैमिली की हालत आसान नहीं होती थी। घर में कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो पूरा परिवार उस पर गर्व करता था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सबसे जरूरी चीज स्टेबल जॉब मानी जाती थी, जिस पर सबके मन में यही सवाल आता है कि आखिर कैसी फैमिली होगी जो अपने बच्चे से कह रही है कि अभी थोड़ा आराम कर लो। फिर कुछ महिलाओं की नजरें बदलने लगती हैं। उन्हें अचानक समझ आने लगता है कि आखिर इस फैमिली ने इतना जेंटल और रिफाइंड लड़का कैसे पाला होगा। लेकिन उसी के साथ उनके मन में दूसरा ख्याल भी आने लगता है, अगर ऐसा लड़का बॉर्डर एरिया में लंबे समय तक रहा तो क्या ये उसके लिए तकलीफ नहीं होगी? मिलिट्री मैरिज आसान नहीं होती। फैमिली क्वार्टर्स में अक्सर पति या पत्नी को अकेले ही घर संभालना पड़ता है। कई बार तोंग डोन ट्रोंग 10-15 दिन मिशन पर रहती हैं और कभी कभी आधा साल या पूरा साल भी वापस नहीं आती। अगर भविष्य में बच्चे हुए तो क्या मेरे जैसा आदमी अकेले बच्चे संभाल पाएगा? ऊपर से जिंदगी की छोटी बड़ी परेशानियां अलग, जिस पर कुछ लोगों के चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिखने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद मैं हार्डशिप झेलने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर जबरदस्ती हमारी शादी करवाने की कोशिश की गई तो कहीं मेरी जिंदगी खराब न हो जाए। लेकिन उसी वक्त मेरे दिल में खुशी की हल्की लहर दौड़ जाती है। आखिर मौका खुद चलकर आया था। अगर मैं अभी ये दिखा दूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ ये एंटिज ही नहीं, शायद तोंग थान हुआन भी डिवोर्स को लेकर और ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाएगी। यह सोचकर मैं अब इस डिनर में एक्टिंग करना छोड़ देता हूँ। फिर मैं सीधा कहता हूँ, सच बताऊं तो मुझे डर है कि आप लोग मेरी बात सुनकर हंसने लगेंगे। बचपन से लेकर आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कोई काम करने ही नहीं दिया। अगर मैं घर झाड़ू लगा दूं या बर्तन धो दूं तो वो मेरी सिस्टर्स को डांटने लगते थे कि वो मेरा ध्यान नहीं रख रही। जिस पर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर आगे कहता हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक खुद नहीं धोता। यूनिवर्सिटी के समय मैं बाहर रूम रेंट पर रहता था और पड़ोस वाली आंटी को बुलाकर घर साफ करवाता था। सच में मुझे कुछ करना नहीं आता। आखिर पिछली जिंदगी में हर चीज के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और स्मार्ट होम सिस्टम थे। वहाँ कौन खुद हाथ से काम करता था? मेरी बात सुनते ही वहाँ शराब पी रहे आदमी तक चुप हो जाते हैं। अगर उन्हें पहले से ये न पता होता कि मेरे फैमिली की पिछली 3 पीढ़ियां असली किसान रही हैं और मैं एक गरीब गांव से आया हूँ, तो मेरी बातें सुनकर कोई भी मुझे किसी रिच कैपिटलिस्ट फैमिली का यंग मास्टर समझ लेता। जिस पर खाना खा रही महिलाएं भी तोंग ताना हुआन को अलग नजरों से देखने लगती हैं। उन्हें अचानक उस पर तरस आने लगता है। पहले हस्बैंड ने उसे चीट किया, उसके साथ धोखा किया, बड़ी मुश्किल से जिंदगी संभली, और अब उसे ऐसा यंग मास्टर मिल रहा है जिसे कुछ करना ही नहीं आता। उनके मन में यही चलने लगता है कि अगर ऐसा आदमी बॉर्डर एरिया में लंबे समय तक रहा तो क्या ये खुद अपने लिए मुसीबत नहीं होगी? सभी लोगों के एक्सप्रेशंस बदलते देख मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता हूँ। आखिर तुम लोग हमें मैच कराने पर इतने तुले हुए थे, अब खुश हो ना? तभी ली होंग मैं सबसे पहले सिचुएशन संभालती हैं। वो ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती हैं, अरे सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी खाना खाओ नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। इसके बाद डिनर खत्म होने तक मैं बस कैजुअली उन मिलिट्री ऑफिसर्स से थोड़ी बहुत बातें करता रहता हूँ। जब गैदरिंग खत्म होती है तब तक करीब रात के 8 बज चुके होते हैं। फिर मैं और तोंग थान हुआन साथ साथ वापस चलने लगते हैं। पूरे रास्ते हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। माहौल में अजीब सी ऑकवर्डनेस फैली हुई थी। मैं बगल में चल रही मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी उस महिला को देखता हूँ। उसके शरीर से एक नेचुरल अथॉरिटी निकलती है जिससे लोग खुद ब खुद दूरी बना लेते हैं। मेरी ये फेक वाइफ सच में बहुत पावरफुल ऑरा रखती है। आखिर वो यूं ही डोआन ट्रोंग नहीं बनी थी। कुछ देर बाद वो अचानक धीमी आवाज में कहती है, सॉरी, आज का डिनर उन्होंने अपनी तरफ से अरेंज किया था। लीडर्स अक्सर अपने सबोर्डिनेट्स की काफी चिंता करते हैं और बाकी भाभियां भी बहुत एंथुसियास्टिक थीं। शायद उन्होंने तुम्हें
तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया? उसकी आवाज सुनने में भले ही ठंडी और इमोशनलेस लग रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसमें छिपी सिंसियरिटी और अपोलॉजी फील कर सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये महिला मुझसे माफी मांगेगी, जिस पर मैं हल्का मुस्कुराकर कहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझ सकता हूँ। उन्हें हमारे बीच की असली सिचुएशन नहीं पता। उनका इंटेंशन भी बुरा नहीं था। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज का डिनर काफी एंजॉयबल था। लेकिन तोंगथान हुआन मेरे चेहरे को देखकर समझ ही नहीं पाती कि मैं आखिर किस बात को एंजॉयबल कह रहा हूँ। हालांकि दूथन की बातें सुनने में बिल्कुल इमोशनलेस लगती थीं। उसमें किसी रिच यंग मास्टर वाला घमंड भी नहीं था जो दूसरों को नीचे समझता हो, लेकिन फिर भी साफ पता चल रहा था कि वो दिल से सच नहीं बोल रहा। यहाँ तक कि डिनर के दौरान भी उसने अपनी असली फीलिंग्स बिल्कुल जाहिर नहीं की थी, जिस पर तोंगथान हुआन चुपचाप उसकी तरफ एक नजर डालती है। वो देखती है कि दूथान खाने को बड़े इंटरेस्टेड से खा रहा है, लेकिन फ्लोर केक या मानतो जैसे मेन फूड को बहुत कम टच करता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि पिछले 2 दिनों से जो खाना वो भेज रही थी, शायद दूथान उसे खत्म नहीं कर पाता था। वजह ये नहीं थी कि खाना ज्यादा था, बल्कि शायद उसे यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो बस चुपचाप खाता रहा, चेहरे पर जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखाई, जैसे वो मेरी फीलिंग्स का ध्यान रख रहा हो। यह सोचकर तोंगथान हुआन के मन में हल्की हैरानी होती है। उसे महसूस होता है कि इस आदमी में काफी अच्छे गुण भी हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से कहती है, तुम पहले डोरमेट्री वापस चले जाओ, मैं किसी को भेजकर बाकी सामान पहुंचवा दूंगी। फिर थोड़ी देर रुककर आगे कहती है, मैं तुम्हारे लिए स्टोव भी जला दूंगी, तुम्हें बस हनीकॉम्ब कोल बदलना याद रखना है, आग बुझने मत देना। वैसे तुम्हें कोल बदलना आता है ना? जिस पर मैं तुरंत मन ही मन सोचने लगता हूँ, भले ही मुझे हाउसवर्क की आदत ना हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं आता। पोर्क ना खाया हो तो कम से कम पिग को दौड़ते हुए तो देखा ही होगा। अगर कोल तक बदलना ना आता हो तो ये तो मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करना हुआ। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, बिल्कुल आता है। डॉन ट्रुंग तोंग भी ना कितना मजाक करती हैं, ये तो 3 साल का बच्चा भी कर लेता है। इतना कहते हुए मेरे होंठों पर हल्की शरारती स्माइल आ जाती है, जिस पर वो फिर पूछती है, और स्टोव जलाना? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, वो भी आता है। फिर वो धीरे से कहती है, तुम्हारे चेंज वाले कपड़े भी मैं धो दूंगी, इन कुछ दिनों के लिए खुद धोने की जरूरत नहीं है। अगर सच में मुश्किल हुई तो मैं किसी आंटी को बुला दूंगी मदद के लिए। यह सुनते ही मैं तुरंत घबरा जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कपड़े मैं खुद धो लूंगा, मैं खुद कर सकता हूँ। वैसे भी ज्यादा गंदे नहीं होते, बस थोड़ा रिंस कर देना काफी है। आप किसी को मत बुलाइए, मुझे भी थोड़ी शर्म होती है। इसके बाद मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, और फिर वो हायर्ड मेड भी तो नहीं है, मैं इतना शेमलेस नहीं हूँ कि आंटी से अपने कपड़े धुलवाऊं। असल में मेरे हिसाब से कपड़े धोना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस पानी में थोड़ी देर भिगो दो, हाथ से रगड़ दो, साबुन निकालकर निचोड़ो और सुखा दो। कितना आसान काम है। फिर हम लोग फैमिली क्वार्टर्स वापस लौट आते हैं। लेकिन अंदर जाते ही मुझे अजीब सा ऑकवर्ड फील होने लगता है। जहां भी जाता हूँ लोग घूर घूर कर मुझे देखने लगते हैं। उनके गॉसिप भरे एक्सप्रेशंस देखकर मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आने लगते हैं। जिस पर मैं ऊपर आसमान की तरफ देखता हूँ। तब तक रात हो चुकी थी। मैं पानी का टब उठाकर नीचे वाले बाथरूम में नहाने चला जाता हूँ। करीब आधे घंटे बाद मैं आराम से वापस ऊपर आता हूँ और साथ ही अपने कपड़े भी धोकर ले आता हूँ। जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचता हूँ तब देखता हूँ कि तोंगथान हुआन मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी स्टोव जला रही है, जिस पर मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ। पहले अंदर जाकर कपड़े सुखाता हूँ, फिर बाहर आकर दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखने लगता हूँ। उस वक्त तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में रहने वाले कई लोग चुपके चुपके इधर ही देख रहे थे। तभी एक औरत धीरे से कहती है, डॉन ट्रोंग डुंगला बहुत केयरिंग है। आखिर सामने वाला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ऊपर से रिच यंग मास्टर जैसा लड़का। ऐसा इंसान भला ये भारी काम कैसे करेगा? यह सुनते ही दूसरी औरत तुरंत बोल पड़ती है, अरे बेकार की बातें मत करो। डूथान एकदम साफ सुथरे फैमिली बैकग्राउंड से आता है। वो असली किसान फैमिली का लड़का है। वो बस पढ़ाई में बिजी रहता था। तुम्हारे थीत दान जैसा नहीं जो हर एग्जाम में आखिरी आता है। उसका तो हर वक्त नाक बहता रहता है या मिट्टी में लथपथ घूमता रहता है। जिस पर पहली औरत भड़क जाती है, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें मेरे बेटे थीत दान पर इतना तरस आता है तो उसे अपने घर ले जाओ कुछ दिन। दूसरी औरत भी पीछे नहीं हटती। मैंने गलत क्या कहा? पूरे क्वार्टर्स में कौन नहीं जानता कि तुम्हारा बेटा हर दिन मुर्गियां भगाता और कुत्तों के पीछे भागता फिरता है। स्कूल से आते ही पूरे कोर्टयार्ड में कीचड़ में लौटता रहता है। पिछले पेरेंट मीटिंग वाले दिन तो तुम स्कूल गेट से निकलते ही उसे मारने दौड़ पड़ी थी। वो पूरा रास्ता रोता हुआ भाग रहा था। देखकर ही समझ आ गया था कि फिर खराब मार्क्स आए हैं। दोनों औरतों को झगड़ते देखकर मैं कुछ पल के लिए स्टन रह जाता हूँ। तभी तोंगथान हुआन ठंडी आवाज में बोलती है, बस करो दोनों। हर दिन इतना शोर मचाना जरूरी है क्या? काफी रात हो चुकी है। अगर इतना खाली टाइम है तो जाकर सो जाओ। जिस पर दोनों औरतें तुरंत चुप हो जाती हैं। मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपनी नाक छूता हूँ और सामने खड़ी उस महिला को देखने लगता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन लोगों की बातें सुनी ही नहीं। उसके चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं था। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, ठीक है, हनीकॉम्ब कोल बदलना याद रखना। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, हाँ धन्यवाद, आपको इतनी परेशानी करनी पड़ी। असल में मैं मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ ये सिचुएशन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, वरना मेरे जैसा लंबा चौड़ा आदमी अगर हर वक्त उससे मदद लेता रहा तो सच में शर्म की बात होगी। लेकिन तोंगथान हुआन को इसमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती। वो बस हल्का सा सिर हिलाती है और मुड़कर चली जाती है। जिस पर मैं कमरे का दरवाजा बंद करता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। ये अनफेमिलियर एनवायरनमेंट अभी भी मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाता है। फिर मैं जोर से
से स्ट्रेच करता हूँ, लंबी सांस छोड़ता हूँ और अपने स्लीपर्स को पैर से उछाल देता हूँ। दोनों स्लीपर्स कमरे में इधर उधर गिर जाते हैं। इसके बाद मैं सीधे बेड पर गिर पड़ता हूँ और कंबल में मुंह छुपा लेता हूँ। फिर मिलिट्री फैमिली क्वार्टर्स में मेरी तीसरी सुबह आती है। सुबह सुबह ही बाहर से बर्तनों की आवाज, बच्चों पर चिल्लाने की आवाज और लोगों के आपस में ग्रीटिंग करने की आवाजें आने लगती हैं। पूरा कॉरिडोर किसी मार्केट जैसा नॉइजी लग रहा था, जिस पर मैं कंबल सिर पर खींचकर दोबारा सोने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर नॉक होने लगता है। मैं जम्हाई लेते हुए आधी बंद आंखों के साथ स्लीपर्स पहनकर दरवाजा खोलने जाता हूँ। दरवाजे के बाहर तोंग थान होआन मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़ी थी और उसके हाथ में ब्रेकफास्ट था। मैं अपनी स्लीपी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ। मुंह से बस हल्की सी ओह निकलती है। इसके बाद मैं पलटकर सीधे अंदर कमरे में चला जाता हूँ। दरवाजा खुला का खुला रह जाता है और मैं बेड पर गिरते ही दोबारा गहरी नींद में सो जाता हूँ, जिस पर तोंग तान होआन हाथ में लंच बॉक्स लिए दरवाजे पर कुछ पल के लिए खड़ी रह जाती है। उसे अचानक याद आता है कि कल भी जब वो यहाँ आई थी तब दुथान दोपहर तक सो रहा था। लगता है आज का ब्रेकफास्ट लाना बेकार गया, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी यहाँ तक लेकर आ चुकी थी इसलिए वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में नजर डालती है उसकी आंखें हल्की फैल जाती हैं। फ्लोर पर रखा सूटकेस पूरी तरह खुला पड़ा था। अंदर कपड़े अस्त व्यस्त भरे हुए थे। साथ में कई बॉटल्स और जार्स भी रखे थे, पता नहीं किस चीज के। जिस पर उसके मन में पहला ख्याल आता है, क्या ये सच में सूटकेस है? कितना मैसी है। इसके बाद उसकी नजर फ्लोर पर पड़े स्लीपर्स पर जाती है। दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंके हुए थे। वो धीरे से अंदर आती है, स्लीपर्स उठाकर बेड के पास नीटली रख देती है, जिस पर वो मन ही मन सोचती है, दूथन सच में बहुत केयरलेस है। दरवाजा तक बंद नहीं किया और सीधे सो गया। मैं अभी भी यहाँ खड़ी हूँ, फिर भी इसे फर्क नहीं पड़ रहा। सच में चिंता होती है। फिर वो धीमी आवाज में कहती है, ब्रेकफास्ट बाहर टेबल पर रख रही हूँ, उठने के बाद गर्म करके खा लेना, या फिर दोपहर में मैं लंच लेकर आ जाऊंगी। उसकी ठंडी लेकिन साफ आवाज पूरे शांत कमरे में गूंजती रहती है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता, जिस पर वो अपनी कनपटी दबाती है और धीरे से सांस छोड़ती है। छोड़ो भी, सोते हुए इंसान से क्या बहस करनी। असल में मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। इसके बाद वो ज्यादा देर रुके बिना बाहर निकलने लगती है। जाते जाते वो मेरे लिए हनीकॉम्ब कोल भी बदल देती है। उसी वक्त बाहर कॉरिडोर में सुबह सुबह गॉसिप फिर शुरू हो जाता है। एक औरत दूसरी से कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज सुबह जब मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तब मेरी उससे थोड़ी बात हुई। उस लड़के को देखकर लगता ही नहीं कि वो गांव से आया है। किनेथी में पढ़ाई करते वक्त उसके फैमिली ने उसके लिए अलग घर रेंट पर लिया था और उसके लिए नैनी तक रखी हुई थी। ये सुनते ही दूसरी औरत शॉक्ड होकर बोलती है, सच में? तभी तो उसकी स्किन इतनी स्मूथ और साफ है, बिल्कुल किसी रिच फैमिली के यंग मास्टर जैसा लगता है। जिस पर कॉरिडोर में खड़ी एक औरत हैरानी से कहती है, अरे उसकी स्किन तो बिल्कुल किसी यंग गर्ल जैसी है, ये तो पूरा कैपिटलिस्ट यंग मास्टर लगता है। फिर दूसरी औरत तुरंत बोल पड़ती है, अरे उसके घर वालों ने उसके लिए नैनी तक रखी हुई थी। आज के समय में नैनी रखना कितना महंगा होता है, ये तुम जानती भी हो। इसके बाद गॉसिप और भी बढ़ने लगती है। सुना है उसे खाना बनाना तक नहीं आता, कपड़े धोना भी नहीं आता। उसके फैमिली वालों को बस यही डर लगा रहता है कि वो खुद अपना ध्यान नहीं रख पाएगा। ऊपर से घर में सिर्फ वही एक बेटा है, बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ, फिर इतना पढ़ लिख भी गया। अगर तोंग थान होआन हर 10-15 दिन मिशन पर बाहर रहेगी तो घर लौटकर पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। जिस पर दूसरी औरत धीरे से हंसते हुए कहती है, लेकिन लड़का बहुत हैंडसम है, बस उसे देखते रहो तो भी आंखों को आराम मिलता है। बस दिक्कत यही है कि उसे कोई काम नहीं आता। और फिर देखते ही देखते मेरे बारे में गॉसिप पूरे क्वार्टर्स में और तेजी से फैलने लगती है। हर किसी के वर्जन में नई नई बातें जुड़ती जा रही थीं। उधर इन सब बातों से बेखबर मैं अभी भी गहरी नींद में पड़ा हुआ था। जब मेरी आंख खुलती है तब तक सुबह के 11 बज चुके होते हैं। हमेशा की तरह मैं आलस में पानी का बेसिन उठाता हूँ, अपने टॉयलेटरीज लेकर बाहर वॉश एरिया की तरफ निकल जाता हूँ। रास्ते में कई लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। पहले से भी ज्यादा वियर्ड एक्सप्रेशंस थे उनके चेहरों पर, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। जो भी मुझे देखता मैं बस हल्का मुस्कुरा देता। फिर मन ही मन सोचता हूँ, आखिर सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कितना अजीब है। अच्छा हुआ मुझे सोशल एंजाइटी जैसी कोई बीमारी नहीं है, वरना मैं तो यहाँ टिक ही नहीं पाता। इसके बाद मैं मुंह धोकर वापस कमरे में आता हूँ। जैसे ही मेरी नजर टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट पर पड़ती है मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ। रुको, सुबह तोंगथान हुआन यहाँ चुपी आई थी, ये सोचते ही मैं अपने माथे पर हाथ मार लेता हूँ। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैं उसे दरवाजे पर छोड़कर वापस सो गया। अगर सामने ब्रेकफास्ट ना रखा होता तो शायद मुझे ये बात याद भी नहीं आती। फिर मैं लंच बॉक्स खोलता हूँ। ओह, आज पॉरेज है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि ये कॉर्न पॉरेज है, जिसमें कई तरह के ग्रेन्स भी डाले गए थे। साथ में पिकलस और मांतो भी रखा हुआ था। फिर मेरी नजर मांतो पर टिक जाती है, फिर से मांतो, जिस पर मैं अंदर ही अंदर रोने लगता हूँ। 3 दिन हो गए, हर मील में बस व्हीट फ्लावर वाली चीजें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खुद मंतौ बन जाऊंगा। टेबल पर रखा खाना देखकर मुझे भूख तो लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ पेट की भूख नहीं थी। मेरा मुंह और स्टमक दोनों किसी और टेस्ट के लिए तरस रहे थे। काफी देर सोचने के बाद मैं फैसला करता हूँ, छोड़ो, अभी नहीं खाता। उस दिन तोंगथान हुआन शायद किसी काम में बिजी थी। वो ना दोपहर में आई और ना रात में, जिस पर मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है। लेकिन फिर मैं खुद को समझाता हूँ, वो खाना लेकर आती थी, ये उसकी काइंडनेस थी। अगर नहीं आई तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आखिर मैं यहाँ पिछले कई दिनों से फ्री में रह रहा हूँ,
फ्री का खाना खा रहा हूँ, इतना ही काफी है। दोपहर में मैं सुबह वाला पॉरेज दोबारा गर्म करता हूँ, थोड़ा बहुत खाकर कमरे में खाली बैठा रह जाता हूँ। ना फोन था, ना टीवी, ना दोस्त और ना कोई किताब। मुझे कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं मिल रहा था। हालांकि मुझे इस दुनिया में आए काफी समय हो चुका था और मैं धीरे धीरे एडजस्ट भी हो गया था, लेकिन इतनी बोरिंग जिंदगी फिर भी अनबियरेबल लगती थी, जिस पर मैं पूरे दिन कमरे में बैठकर लाइफ के बारे में सोचता रहता हूँ। एक कदम भी बाहर निकलने का मन नहीं करता। कभी बेड पर लेट जाता, कभी पानी पीता, कभी फिर से सो जाता। और फिर रात के करीब 12 बजे जब मैं आधी नींद में था, तभी बाहर से अचानक एक आदमी की जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है। उसके साथ ही किसी औरत की गालियां भी गूंजने लगती हैं, जिस पर मैं तुरंत घबराकर उठ बैठता हूँ। पहले तो मुझे लगता है कि शायद सपना देख रहा हूँ, लेकिन बाहर का शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मैं पूरी तरह जाग जाता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहले से ही ढेर सारे लोग तमाशा देखने खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर हेल्पलेस एक्सप्रेशन था। तभी एक आंटी मुझे देखते ही कहती है, अरे छोटे भाई, तुम्हारी भी नींद खुल गई? ये चू फैमिली वाले फिर शुरू हो गए। उसकी वाइफ लूजवान हुआ अभी कुछ दिन पहले ही गांव से यहाँ रहने आई है। उसका टेम्पर बहुत खराब है। हर दिन बटालियन लीडर छू से लड़ती रहती है। पता नहीं आज किस बात पर इतना बड़ा हंगामा हो गया। मैं आसपास नजर घुमाता हूँ। कोई इरिटेट होकर शिकायत कर रहा था कि आधी रात को भी चैन से सोने नहीं देते, तो कोई एक्साइटमेंट के साथ गॉसिप सुन रहा था। कुछ लोग तो कोने में खड़े धीरे धीरे कानाफूसी भी कर रहे थे। उसी दौरान मेरी उंगलियां पैजामा पॉकेट में पड़े सेफ्टी पंच को छूती हैं, जिन्हें मैंने दिन में यूं ही पॉकेट में डाल लिया था। तभी सामने लुजवान हुआ अपने दोनों रोते हुए बच्चों को दरवाजे के बाहर धक्का देती है और अंदर खड़े आदमी पर उंगली उठाकर चिल्लाने लगती है, चुकुओंग, तुम बेशर्म आदमी, आज साफ साफ बताओ वो औरत कौन थी? अगर नहीं बताया तो मैं अब भी बच्चों को लेकर गांव वापस चली जाऊंगी। जिस पर चुकुओंग परेशान होकर जवाब देता है, बे मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, मैं उसे जानता तक नहीं, वो बस रास्ता पूछ रही थी। लेकिन पता नहीं उसकी कौन सी बात ल्यूसन हुआ के गुस्से को और भड़का देती है। अचानक वो पागलों की तरह उस पर टूट पड़ती है। उसके नाखून सीधे चूचोंग के चेहरे पर चल जाते हैं, जिस पर चूचोंग दर्द से पीछे हटता है और रिफ्लेक्स में हाथ घुमा देता है। गलती से उसका हाथ ल्यूसन हुआ पर पड़ जाता है और बस इसके बाद सिचुएशन पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है। तुम किसी दूसरी औरत की वजह से मुझे मार रहे हो, दिन में उस औरत के सामने हंस रहे थे और अब मुझे शर्मनाक बता रहे हो? चुकुओंग, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद वो उस पर टूट पड़ती है। मुक्के, लातें, थप्पड़ जो हाथ आता उससे मारने लगती है। चुकुओंग भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पा रहा था, जिस पर आसपास के लोग घबराकर बीच बचाव करने दौड़ते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गांव की औरत लू जवान हुआ की ताकत इतनी ज्यादा होगी। पूरा कॉरिडोर केओस से भर जाता है। मैं उन दोनों को देखता हूँ। उनकी लड़ाई हर सेकंड और वायलेंट होती जा रही थी। दरवाजे पर खड़े बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। पूरा माहौल इतना नॉइजी हो चुका था कि मेरा सिर फटने लगता है। और तभी मेरी नजर लू जवान हुआ के चेहरे पर जाती है। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि अगले ही पल हाई ब्लड प्रेशर से बेहोश हो जाएगी। यह सोचते ही मैं पॉकेट से सेफ्टी पिन निकालता हूँ और उसे सीधा कर देता हूँ। फिर तेजी से आगे बढ़ता हूँ। एक हाथ से उसके कंधे पकड़कर पीछे खींचता हूँ, जिस पर वो लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हटती है और दोनों कुछ पल के लिए अलग हो जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं अपने हाथ की पिन उसके अपर बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स पर चुभा देता हूँ। तुरंत उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है। उसके शरीर की ताकत जैसे निकलने लगती है, जिस पर मैं दूसरी बार भी पिन चुभाता हूँ। इस बार उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। उसकी आंखें सुस्त होने लगती हैं। मैं समझ जाता हूँ कि ये नॉर्मल रिएक्शन है। बहुत ज्यादा गुस्से के बाद जब शरीर अचानक रिलैक्स होता है तो अक्सर ऐसा होता है। फिर मैं उसे सहारा देकर कमरे के अंदर सोफा पर बैठा देता हूँ। उसकी आंखें नींद से बंद होने लगती हैं। मैंने इतना जल्दी मूव किया था कि पूरा मामला कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया, जिस पर पीछे खड़े सारे लोग शौक में मुंह खोले मुझे देखने लगते हैं। अभी हुआ क्या? डॉन ट्रुंग टोंग के हस्बैंड ने अभी क्या किया? ये कैसे पॉसिबल है? उधर उसी समय टोंग थान हुआन अभी अभी मिशन से वापस लौटी थी। अचानक उसे याद आता है कि आज वो डू थान को खाना देना भूल गई, जिस पर वो मन ही मन सोचती है क्या उसने खुद जाकर कैंटीन से खाना लिया होगा। फिर अगले ही पल उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आता है, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिनों से मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब ये आदत बन गई। इसके बाद वो खुद से ही कहती है, दूथान इतना लंबा चौड़ा आदमी है, क्या वो सच में अपना ख्याल नहीं रख सकता? जिस पर पूरे फैमिली क्वार्टर्स में हंगामा मच जाता है। लोग आपस में कहने लगते हैं, पता नहीं जीजाजी ने चू बटालियन लीडर की वाइफ के साथ क्या किया, वो अभी तक बेहोश पड़ी है। कई महिलाएं तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चली गई थीं। दोनों बच्चे लगातार रो रहे थे। उधर चू कुओंग को भी अपनी चोटों का इलाज करवाने हॉस्पिटल आना पड़ा। इस बार मामला इतना बढ़ गया था कि ब्रिगेड कमांडर तक डिस्टर्ब हो गया। यहाँ तक कि पॉलिटिकल कमिश्नर भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। आखिर चू फैमिली अपना घर का मामला खुद संभाल नहीं पाई, ऊपर से बाहरी लोगों को भी इसमें घसीट लिया। मिलिट्री हॉस्पिटल का छोटा सा मेडिकल रूम लोगों से भर चुका था। दोनों बच्चे चेयर पर बैठे नर्स के दिए गर्म पानी को धीरे धीरे पी रहे थे। उधर चू कुओंग एक तरफ बैठा नर्स को ट्रीटमेंट करने दे रहा था। उसके चेहरे और गर्दन पर नाखूनों के काफी निशान थे। जैसे ही डिसइंफेक्टेंट लगाया जाता, वो दर्द से चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लेता।
उधर लू जुआन हुआ अभी भी बेड पर बेहोश पड़ी थी। जब चू चुंग देखता है कि इतने सारे लीडर्स और नेबर्स अभी तक वहीं खड़े हैं तो वो सिर झुकाकर खड़ा रह जाता है। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। उधर मैं वॉल के सहारे खड़ा था, दोनों हाथ पजामा की पॉकेट्स में डाले हुए। चेहरे पर हल्की सी केयरलेस स्माइल थी, लेकिन मेरी आंखें काफी गहरी और पढ़ पाना मुश्किल लग रही थीं। तभी किसी की आवाज आती है, डॉन ट्रुंगतोंग आ गई, जिस पर मैं पलट कर देखता हूँ। तोंग थान हुआन जल्दी जल्दी अंदर आती दिखाई देती है। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे, साफ समझ आ रहा था कि वो अभी कुछ देर पहले ही नहाकर निकली है। उसके पूरे शरीर से एक लेजी लेकिन बेहद अट्रैक्टिव ऑरा निकल रहा था, और इन सारी एंट्स के बीच खड़ी वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है वो तुरंत मेरी तरफ बढ़ती है। क्या हुआ? लेकिन अगले ही पल वो जल्दी से पूछती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं उसके चेहरे को देखता हूँ। उसकी आंखों में साफ चिंता और दर्द दिखाई दे रहा था। यह देखकर आसपास खड़े लोग शॉक में पड़ जाते हैं। एक आदमी तुरंत बोल पड़ता है, डॉन ट्रोंग, आप क्या कह रही हैं? लू जुआन हुआ अभी भी बेड पर बेहोश पड़ी है, वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा आदमी चू कुओंग की तरफ इशारा करके कहता है, और बटालियन लीडर चू का चेहरा देखिए, पूरा खून से भरा पड़ा है, लेकिन आपकी नजर सिर्फ इस यंग मैन पर है। तभी एक औरत जल्दी से समझाने लगती है, दोआन ट्रोंग, अभी थोड़ी देर पहले जीजाजी ने एक नीडल निकाली और सुआन हुआ को 2 बार चुभोया। उसके बाद वो उसे कमरे में लेकर गए, फिर चाहे जितना जगाया वो उठी ही नहीं। यह सुनते ही कई लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। आखिर सामने खड़ा ये जेंटल और स्कॉलरली दिखने वाला आदमी सिर्फ एक छोटी सी पिन से किसी को ऐसे गिरा देता है कि किसी को पता तक नहीं चलता। वाकई काफी डरावना था। उसी वक्त मैं अपने बिल्कुल पास खड़ी तोंग थान हुआन की तरफ देखता हूँ और शांत आवाज में समझाने लगता हूँ। चू फैमिली की लड़ाई पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। उनकी वाइफ का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। मुझे डर था कि कहीं ब्रेन वेसल रपचर ना हो जाए, इसलिए मैंने बस 2 नीडल्स लगाई ताकि वो काम हो जाएं। थोड़ा सोलेंगी फिर ठीक हो जाएंगी। मेरी गहरी और काम आवाज पूरे कमरे में फैल जाती है, जिस पर वहां मौजूद लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। उसी समय ब्रिगेड कमांडर झांग होंगवू और उनकी वाइफ ली होंग मै भी अंदर आ जाते हैं। झांग होंगवू तुरंत चू कुओंग की तरफ देखकर बोलते हैं, फिर से तुम्हारे घर का मामला? इस बार अब क्या हुआ? चू कुओंग बेबस चेहरे के साथ कहता है, मैं क्या करूं सर, वो हर बात पर शक करती रहती है। आज बस एक लड़की ने मुझसे रास्ता पूछा था, हमने कुल 2 बातें की होंगी, लेकिन उसने उसी बात पर हंगामा शुरू कर दिया कि मेरा अफेयर चल रहा है, जिस पर ली होंग मै धीरे से समझाती हैं, शून हुआ इतनी दूर गांव से यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई है, उसके लिए भी ये सब आसान नहीं है, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तभी डॉक्टर बेड की तरफ देखकर बोलता है, ब्रिगेड कमांडर, जैसा इस यंग मैन ने कहा था वैसा ही है। लू जुआन हुआ बस गहरी नींद में गई है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। वैसे उसका ब्लड प्रेशर काफी हाई है, आगे से ध्यान रखना होगा कि वो ज्यादा इमोशनल ना हो। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। सिर्फ 2 नीडल लगाकर किसी को सुला दिया, ऊपर से उसने सिर्फ देखकर ही हाई ब्लड प्रेशर तक पहचान लिया। ये तो बहुत अमेजिंग है। जिस पर सब लोग मुझे एडमिरेशन भरी नजरों से देखने लगते हैं और मैं बस हल्के से ठुड्डी ऊपर उठाकर खड़ा रहता हूँ। आखिर मजाक थोड़ी है। मैंने 3 साल की उम्र से ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सीखी थी। ऐसे छोटे प्रेशर पॉइंट संभालना मेरे लिए तो बच्चों का खेल था। जब सबको समझ आ जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है तो धीरे धीरे लोग वापस जाने लगते हैं। तब तक रात के 2 बज चुके थे। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलता हूँ, एक ठंडी हवा सीधे शरीर से टकराती है। मैं सिर्फ पतले पैजामेज में था, इसलिए तुरंत अपने दोनों हाथ रगड़ने लगता हूँ, जिस पर तोंग थान हुआन अपने हाथ में पकड़ी बड़ी मिलिट्री कोट मेरी तरफ बढ़ा देती है। मैं कुछ पल के लिए सरप्राइज्ड होकर कोट को देखता हूँ। सोचता हूँ ये कोट अचानक कहाँ से आ गया। फिर वो धीरे से कहती है, तुमने बहुत कम कपड़े पहने हैं, ये मैंने ड्यूटी डॉक्टर से बोरो किया है, कल वापस कर देना। मैं कोट लेकर पहन लेता हूँ। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में तोंग थान हुआन का नॉर्मली कोल्ड चेहरा भी थोड़ा सॉफ्ट और जेंटल लगने लगता है, जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, धन्यवाद। मन ही मन मुझे महसूस होता है कि ये फेक वाइफ सच में काफी केयरिंग है। मिलिट्री हॉस्पिटल से क्वार्टर्स तक पैदल जाने में अभी थोड़ा रास्ता बाकी था। रात की घटना के बाद हम दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी तोंग थान हुआन धीरे से कहती है, अनथान थोड़ा बात करें। मैं उसकी तरफ देखकर जवाब देता हूँ, किस बारे में? जिस पर वो क्यूरियस होकर पूछती है, तुम तो वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर हो ना, फिर तुम्हें ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स के बारे में इतना कैसे पता? मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, मैंने 3 साल की उम्र से ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सीखना शुरू कर दिया था। यह सुनकर वो जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने केपेबल हो। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है, और हाँ, अगली बार आधी नींद में किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। मैं थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता हूँ, क्यों? जिस पर वो तुरंत बोलती है, क्या पता बाहर कौन हो? मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ, लेकिन ये मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कोई बैड पर्सन थोड़ी होगा, और वैसे भी मुझे लगा सिर्फ तुम ही मुझे ढूंढने आती हो। चिंता मत करो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर मैं थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर कहता हूँ, असल में उस वक्त मैं पूरी तरह स्लीपी था। मुझे लगा जैसे अभी भी घर पर हूँ, इसलिए हैबिट में आकर दरवाजा खोल दिया। यह सुनकर तोंग थान हुआन धीरे से सिर हिलाती है। फिर अचानक वो पूछ बैठती है, अनथान तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? उसका ये अचानक पूछा गया सवाल सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। स्ट्रीट लाइट उसकी शैडो को लंबा खींच रही थी। उसके शार्प और कोल्ड चेहरे पर रात की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वो और भी अलग लग रही थी। मैं थोड़ा सिर खुजलाकर जवाब देता हूँ,
सच कहूं, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, ऑनेस्ट हो, केयरिंग हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। तुम एक बेहतरीन डोंट रॉन्ग हो और एक अच्छी कॉमरेड भी। लेकिन बोलते ही मुझे पछतावा होने लगता है, मैंने आखिर कॉमरेड क्यों बोल दिया? आखिर अभी हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ थे, भले ही ये शादी गलती से हुई हो। पूरे रास्ते में उसके बारे में सोचने लगता हूँ। उसने मेरे लिए रहने की जगह अरेंज की, कोट दिया, स्टोव जलाया, हर दिन खाना लेकर आई, जबकि मैं लगातार उससे डिवोर्स मांगता रहा। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो शायद कब का गुस्सा हो चुका होता। आखिर कोई हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ डिवोर्स मांगने पहुंचे तो कौन नॉर्मल रह पाएगा? लेकिन तोंग थान होआन ने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, जिस पर मैं मन ही मन स्वीकार करता हूँ। वो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन ये शादी शुरू से ही एक मिस्टेक थी। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही किसी फेक रिलेशनशिप में जीना चाहता हूँ। बचपन से ही मुझे मेरे परिवार ने बहुत लाड प्यार से पाला था, जिस वजह से मैं कभी भी मुश्किलें सह नहीं पाया था और ना ही बॉर्डर एरिया में रहने के लिए फिट था। मैं हमेशा कैपिटल वापस जाकर अपना करियर बनाना चाहता था और एक शांत जिंदगी जीना चाहता था। मुझे पता था कि डिवोर्स रिपोर्ट को लेकर मैं पहले ही जल्दी मचा चुका था, जिस पर अगले 2 दिनों में वो अप्रूव भी हो जाती। यह सोचकर मेरा मन हल्का जरूर फील करता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा खालीपन भी महसूस होने लगता है। फिर जब मैं मिलिट्री फैमिली क्वार्टर्स पहुंचता हूं, तब आधी रात हो चुकी होती है, जिस पर जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला होता हूं, तभी वो मुझे आवाज देकर कहती है, दूथन, आज सच में तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो लिन ट्रुंग चू के घर का मामला ना जाने कितना बड़ा हंगामा बन जाता। जिसके जवाब में मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, मैंने तो बस मदद की है। आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी को मुसीबत में देखकर आंखें बंद नहीं कर सकता। यह कहकर मैं मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहता हूँ और चाहकर भी नींद नहीं आती, क्योंकि मेरी पत्नी और चू ट्रोंग की घटना अब भी मेरे दिमाग में साफ दिखाई देती रहती है, जिस पर मुझे फिर उस इंसान की याद आने लगती है। वो नहातबाज, वही इंसान जिसने मेरी जगह थान होआन से शादी की थी। वो बेवकूफ इंसान जिसने एक लड़की के प्यार में अपनी जान तक दे दी थी। लेकिन सच तो ये था कि उसे शुरू से ही जाल में फंसाया गया था। जिस लड़की को उसने बचाया था, आखिर में वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। और यह बात मैं कभी भूल नहीं पाया, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि यह कर्ज ऐसे खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मिलिट्री मैरिज को तोड़ना खुद एक क्राइम होता है। उस औरत ने सिर्फ वो नहातबाज की जिंदगी बर्बाद नहीं की थी, बल्कि थान होआन की रेपुटेशन और फ्यूचर को भी लगभग खत्म कर दिया था। इसलिए मैं उसे आराम से जेल में रहने नहीं दे सकता था। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर सीधे लुट्रोंग के पास पहुंचता हूं और उसे सारी बात बताता हूं, जिस पर वो गंभीर होकर पूछता है, मतलब वो एजुकेटेड लड़की शुरू से ही वो नहातबाज को बहकाकर उसके पैसे ऐंठना चाहती थी और आखिर में उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, हाँ, क्योंकि वो गांव की मुश्किल जिंदगी नहीं सह पाई, इसलिए उसने वो नहातबाज को अपना लॉन्गर टर्म सहारा बना लिया था। वो हमेशा उसकी बातों में फंसा रहता था। लेकिन अब चाहे वो नहातबाज इस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी उसे मिलिट्री मैरिज तोड़ने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह सुनकर लिu ट्रोंग तुरंत पुराने केस की जांच दोबारा शुरू करवा देता है। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि वो लड़की जेल के अंदर भी चैन से नहीं बैठती, बल्कि हर किसी पर इल्जाम डालती रहती है और रिश्तों का इस्तेमाल करके अपनी सजा कम करवाने की कोशिश करती है। लेकिन सारे सबूत साफ सामने आ जाते हैं, जिस पर थान होआन भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट और उस समय का विक्टिम रिपोर्ट पेश कर देती है, जिसके बाद लूरची थान की सजा और बढ़ा दी जाती है और उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजरने वाली होती है। सच में जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। फिर यह खबर मिलिट्री फैमिली क्वार्टर्स तक पहुंचती है, जिसे सुनकर सभी लोग थान होआन के लिए राहत की सांस लेते हैं। यहाँ तक कि जो मिलिट्री वाइफ्स पहले मुझे ताने मारा करती थीं, अब उनका नजरिया भी बदलने लगता है। इसके बाद दोपहर में तोंग थान होआन मेरे सामने डिवोर्स पेपर्स रखती है और मेरे हाथ में पेन देते हुए कहती है, अप्रूवल आ चुका है, साइन कर दो। जिस पर मैं उस कागज पर लिखे डिवोर्स शब्द को काफी देर तक देखता रहता हूँ, क्योंकि यही तो वो चीज थी जो मैं हमेशा चाहता था। लेकिन जब ये पल सच में सामने आता है, तब मैं चाहकर भी साइन नहीं कर पाता। फिर अचानक पिछले कुछ दिनों की सारी यादें मेरे दिमाग में आने लगती हैं। डेजर्ट के बीच पहली बार वो मेरी गार्ड डाउन करवाती है, फिर ट्रक में चुपचाप ड्राइव करती रहती है ताकि मैं आराम से सो सकूं। लेट नाइट में वो बिना कुछ बोले मेरा बचा हुआ खाना खा लेती है। वो मेरे लिए स्टोव जलाती है, मेरे स्लीपर्स उठाकर रखती है। उसने कभी भी मुझ पर अपनी इच्छा नहीं थोपी, बल्कि हमेशा मेरी सोच और आदतों की रिस्पेक्ट की। यहाँ तक कि मुझे नूडल्स पसंद नहीं है और पब्लिक बाथरूम यूज करना अच्छा नहीं लगता, ये सब बातें भी वो चुपचाप याद रखती है। जिस पर आखिर में मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, थान होआन, क्या हम डिवोर्स ना करें? ये सुनकर वो चौंक जाती है। तुम क्या कह रहे हो? जिसके जवाब में मैं धीरे से कहता हूँ, हम डिवोर्स नहीं करेंगे। पहले मैं सिर्फ अपनी आरामदायक जिंदगी के बारे में सोचता था और मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मेरे पास कितनी अच्छी इंसान है। तुम सच में बहुत अच्छी हो और तुम्हें प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। शायद यह गलत मैरिज सर्टिफिकेट कोई गलती नहीं था, बल्कि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट था। फिर वो धीरे से कहती है, लेकिन तुम्हें तो मुश्किलें पसंद नहीं थी, तुम तो कैपिटल वापस जाना चाहते थे। यहाँ बॉर्डर एरिया में कुछ भी नहीं है और मैं भी
अक्सर मिशन पर चली जाती हूँ, कई कई महीनों तक वापस नहीं आ पाती, जिस पर मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं खाना बनाना सीखूंगा, कपड़े धोना सीखूंगा, कोयल स्टोव बदलना भी सीख लूंगा। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर ज्यादा लोगों की मदद करूंगा, और जब तुम मिशन से वापस आओगी तब मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मैं सब सह लूंगा, बस मेरे पास तुम रहो। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी इकट्ठा होकर हमें देखने लगते हैं, जिस पर एक आंटी हंसते हुए कहती है, मुझे पहले से पता था कि तुम समझदार इंसान हो। मैंने कहा था ना, तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। इसके बाद मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करता, बल्कि तोंगथन हुआन का हाथ मजबूती से पकड़ लेता हूँ और सबकी तालियों के बीच कहता हूँ, चलो इस बार हम फिर से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन इस बार मैं अपनी मर्जी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर थान हुआन मेरी तरफ देखती है और आखिर में मुस्कुरा देती है। इसके बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। मैं सच में घर संभालना सीखता हूँ। फिर मैं लूट रोंग की पत्नी से कुकिंग सीखने लगता हूँ। हालांकि शुरुआत में मेरा खाना या तो जल जाता था या बिल्कुल फीका बनता था, जिस पर मैं खुद मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ, ऐसा खाना तो कोई खा ही नहीं सकता। लेकिन थान हुआन मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर तुमने बनाया है तो मैं सब खत्म कर दूंगी। ये सुनकर मैं और ज्यादा मेहनत करने लगता हूँ। फिर मैं सिर्फ कुकिंग ही नहीं, बल्कि कपड़े धोना, कोल स्टोव बदलना, ओवना और पूरा घर साफ रखना भी सीख जाता हूँ। जिस पर थान हुआन मुझे देखकर कहती है कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा कैपेबल हो गया हूँ, और इसी तरह हमारा छोटा सा परिवार भी धीरे धीरे खुशहाल बनने लगता है। फिर एक दिन मैं उसका हाथ पकड़कर कहता हूँ, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें एक शांत और सुरक्षित घर देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में काम शुरू करता हूँ, जहाँ मैं चाइनीज मेडिसिन और वेस्टर्न मेडिसिन को मिलाकर सोल्जर्स का इलाज करने लगता हूँ। फिर मैं खुद से मेडिसिनल ऑयल भी बनाता हूँ। एक बार एक सोल्जर ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाता है, और जैसे ही वो तेल लगाता है उसके चेहरे का दर्द तुरंत कम हो जाता है। जिस पर वो हंसते हुए मुझे कहता है, तुम तो सच में मिरेकल डॉक्टर हो। जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, अगर इससे लोगों की मदद हो रही है तो वही काफी है। फिर धीरे धीरे मेरा मेडिसिनल ऑयल पूरे कैंप में फेमस हो जाता है। चाहे ट्रेनिंग इंजरी हो या पुराना दर्द, थोड़ा सा तेल लगाते ही आराम मिलने लगता है, जिस पर सभी लोग मुझे मिलिट्री डॉक्टर बुलाने लगते हैं। इसके बाद मैं अपने परिवार को भी बॉर्डर क्वार्टर्स में बुला लेता हूँ, जिस पर मेरे पेरेंट्स और सिस्टर्स थान हुआन को देखते ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर मेरी माँ भावुक होकर कहती है, तुम्हें सच में एक ट्रेजर मिला है। थान हुआन जैसी लड़की के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना। अब तुम्हें यहाँ खुश देखकर हमारे दिल का बोझ भी खत्म हो गया। फिर एक दिन वो हाथ बाज का परिवार भी हमसे मिलने आता है, जिस पर वो मेरा हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा उस समय गलती हमारी थी, हमने जबरदस्ती हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर रिश्ता तय कर दिया था। इतने सालों से हमें इस बात का पछतावा है। जिसके जवाब में मैं शांत होकर कहता हूँ, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। जो इंसान जा चुका है उसके साथ सारी दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं थान हुआन का हमेशा ख्याल रखूंगा। वो हाथ बाज की तरफ से भी और खुद अपनी तरफ से भी मैं इस परिवार की रक्षा करता रहूंगा। आधे साल बाद मैं और तोंग थान हुआन आखिरकार मिलिट्री एरिया में एक सिंपल शादी करते हैं। वहाँ कोई बड़ी सेरेमनी या रॉयल डेकोरेशन नहीं होती, सिर्फ हमारे साथी सोल्जर्स और पूरे मिलिट्री एरिया के लोग मौजूद रहते हैं, जिस पर सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं, हंसते हैं, और पूरा माहौल किसी फेस्टिवल जैसा खुशियों से भरा दिखाई देता है। तोंग थान हुआन उस दिन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर मेरे बगल में खड़ी होती है, और उसकी आंखों में एक अलग ही सॉफ्टनेस दिखाई देती है, जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और सबके आशीर्वाद के बीच कहता हूँ, पहले मुझे लगता था कि यह मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ एक परेशानी है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। थान हुआन, बाकी की पूरी जिंदगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम इस देश की रक्षा करना, और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे।